अध्याय 74 रोमियो और जूलियट टीएल संपादक राय अनुसूची 5 सप्ताह बुधवार रविवार चित्र। यहाँ वह बंधी हुई है। जंग वूही जो मेलन को रस्सी से बांधकर लाया था मेरी ओर देखने लगा। अच्छा काम है, मैंने जवाब दिया। मेरी नज़र बेहोश मेलन पर टिकी हुई थी जो अब कसकर बंधा हुआ था। वह पूरी तरह से बंधी हुई थी। न केवल उसके हाथ और पैर बल्कि उसकी जांघें और कंधे भी इतनी कसकर बंधे हुए थे कि हिलने डुलने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। वह एक कोकून में बंद कीड़े जैसी दिखती थी। नोकतार प्रभावित लग रहा था। अरे, अगर किसी और को इस तरह बांध दिया जाए तो वह हिल भी नहीं सकता। लेकिन वह कब जागेगी? लगता नहीं कि वह इतनी जल्दी उठेगी। उसे कम से कम 10 मिनट तक इसी अवस्था में रहना चाहिए, मैंने उदासीनता से उसकी ओर देखते हुए कहा। वह बाहरी चोटों के कारण बेहोश नहीं थी। हत्यारे आमतौर पर दर्द सहने के आदी होते हैं तथा उनमें उच्च दृढ़ता के आंकड़े होते हैं। मेलन जैसी अनुभवी सैनिक अपनी जांघ पर मामूली कट या पेट में चाकू के मामूली घाव से बेहोश नहीं हो जाएगी। उसके बेहोश होने का कारण मूनफ्लावर के मून एक्सप्लोजन का विशेष प्रभाव था। यह एक निश्चित संख्या में आक्रमण करने या एक निश्चित स्तर की क्षति पहुंचाने के बाद प्रतिद्वंद्वी में एक यादृच्छिक असामान्य स्थिति उत्पन्न कर देता है। मेलन को प्रभावित करने वाली वर्तमान असामान्य अवस्था बेहोशी है। बेशक ये मूनफ्लावर की असली क्षमता नहीं है। इस क्षमता का प्रभाव इसे एक महान हथियार मानने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ तक कि मूल गेम में भी मूनफ्लावर एक पौराणिक हथियार है जो पौराणिक स्तर की सीमा पर है। एक और विशेष प्रभाव है चंद्रमा हत्या, एक ऐसी योग्यता जिसका उपयोग वर्ष में केवल एक बार ही किया जा सकता है। एक निश्चित संख्या में हमले करने या एक निश्चित स्तर की क्षति पहुंचाने के बाद ये वस्तुतः लक्ष्य को नष्ट कर देता है। यद्यपि यह अत्यधिक शक्तिशाली है, फिर भी मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। केवल विशेष वंश वाले व्यक्ति ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस संबंध में केवल जंग वूही और उसके पिता इक्विलिब्रियम के नेता ही मूल खेल में इसका उपयोग कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम के नेता ने महाद्वीप पर सर्वश्रेष्ठ हत्यारे के रूप में ख्याति अर्जित की। इसका कारण कुछ हद तक मूनफ्लावर था। मैं कुछ हद तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जंग वूही के पिता मूनफ्लावर के बिना भी एक राक्षस हैं। मूनफ्लावर का विशेष प्रभाव तभी मायने रखता है जब वह प्रतिद्वंद्वी पर गिरता है। यदि वह चूक जाता है तो वह बेकार हो जाता है। मूनफ्लावर के बिना भी वह व्यक्ति अकेले ही शीर्ष रैंकिंग वाली हीरो टीम से मुकाबला कर सकता था। ओह, खरबूजा जाग गया। उसने जल्दी से अपनी स्थिति का जायजा लिया, हमारी टीम की ओर देखा और सिर झुकाकर बुदबुदाई। क्या तुम मुझे मार डालोगे? हाँ, मैंने अपनी बाहें पार करके उसकी ओर देखते हुए उत्तर दिया। लगता है आसपास कोई जादूगर नहीं है। तुमने कौन सी चाल चली? मेरी आंखों के सामने वो चमकती रोशनी। बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, मैंने मेलन की बात काटते हुए कहा। मेलन ने हार मानकर एक आह भरी। मैंने सोचा था कि अगर मैं कभी पकड़ा गया तो हीरो विभाग के प्रोफेसरों या तीसरे या चौथे वर्ष के छात्रों द्वारा। फिर भी मैं 5 प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा पकड़ा गया। मेलन ने अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए बड़बड़ाना जारी रखा। मौत का सामना करने के बावजूद वह बोलती रही। जैसी उम्मीद थी। मूल गेम की तरह मेलन टनिंग वाइट का उच्च रैंकिंग वाला सदस्य नहीं था। उनका स्थान फ्रांसिस से थोड़ा ही ऊपर था। उसकी जान बख्श देना बेहतर होगा। मूल गेम में नीके ने गलती से उसे मार दिया था। लेकिन अब चीजें अलग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मेलन की जान लेना लाभदायक नहीं होगा। इसके विपरीत इससे बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यदि मेलन को टनिंग वाइट से हटा दिया जाता तो वे अकादमी में किसी और मजबूत व्यक्ति को भेज सकते थे। मेलन बड़बड़ाता रहा। मुझे तो बस वही करना चाहिए था जो मैं कर रहा था। मैं ये सोचकर इसमें शामिल हो गया कि मैं अमीर बन जाऊंगा। हम तुम्हें जीवित रहने दे सकते हैं, मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। क्या? मेलन ने मेरी ओर आंखें फैलाकर देखा। बेशक, यह आप पर निर्भर है। क्या आपकी रुचि है? उद्धरण चिन्ह। मेलन की निगाहें इधर उधर घूम रही थीं। मुझे जवाब दें, लेकिन चाहे वह इस पर कितना भी विचार करे, उत्तर वही रहेगा। जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इस स्थिति में केवल एक ही उत्तर है। मुझे छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। मैं शांति से उसकी ओर देखता रहा। हालांकि मेरी बढ़ी हुई ट्विस्टेड नोबल की गरिमा और प्राकृतिक शक्ति दोनों से निकलने वाली एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। यहाँ तक कि जंग वूही और एमी, जो मेरे पक्ष में थे, भी हैरान रह गए। मेलन भयभीत भाव से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। नहीं, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं अभी मरना नहीं चाहता।
जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं सिर्फ इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा देने का वादा किया था। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। कृपया कृपया मुझे बचा लो। हो। तरबूज जोर जोर से रोने लगा, परेशानी में तड़पने लगा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तुम शोर मचा रहे हो, मुझे बहुत बहुत दुख है। हो, लेकिन कृपया कृपया दया करो। असल में अकादमी में तैनात होने के बाद से मैंने किसी की हत्या नहीं की है। उसकी निचली पलक से एक आंसू टपक रहा था। बेशक मैं ऐसे आंसुओं पर विश्वास नहीं करता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या वह मेरी मदद कर सकती है। तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? अगर आप उत्तर दिशा में 5 मिनट चले तो आपको एक बड़ा पेड़ दिखाई देगा। मेलन ने तुरंत अपना स्थान बता दिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मूल खेल में था। मैं बिना देरी किए मेलन के ठिकाने पर पहुंच गया। यह एक जर्जर लकड़ी का केबिन था जो ऊंचे पेड़ों और उगी हुई घास से छिपा हुआ था। यहां आने का कारण सरल था। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो लेने लायक हो। चूंकि फ्रांसिस के पास एम्प्लीफिकेशन ओप था, इसलिए यह बहुत संभव था कि मेलन के पास भी कुछ तुलनीय वस्तु हो। मूल गेम में एक खड़ी चट्टान से गिरने के कारण उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह वस्तु कभी प्रकट नहीं हुई। मैंने पहले भी इसकी जांच की थी लेकिन सफलता नहीं मिली, इसलिए ये यहीं होना चाहिए। मैंने अपनी उन्नत पर्यवेक्षक की दृष्टि से उस तंग लकड़ी के केबिन का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। कुछ ही देर बाद मैंने फर्श पर एक अजीब सी चीज देखी। वहां है एक छोटी सी अनियमितता जो एक सामान्य पर्यवेक्षक की नजर से बच जाती। चरमराहट। मैंने धीरे से फर्श पर पड़े लकड़ी के कवर को खोला। अंदर 2 छोटे खंजर पड़े थे। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। रोमियो और जूलियट, एक प्रसिद्ध बौने कारीगर द्वारा तैयार की गई खंजरों की एक जोड़ी। इस गेम को अपने संदर्भ बहुत पसंद है, यहां तक कि जब खंजरों के नामकरण की बात आती है। वैसे भी ये जोड़ीदार खंजर सामान्य खंजरों की तुलना में अधिक मजबूत और तेज होते हैं। हालांकि इनका असली मूल्य तब सामने आता है जब इन्हें फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इनके नाम से अनुमान लगाया जा सकता है, इन खंजरों को अलग रहना पसंद नहीं है। इसलिए उन पर एक जादू डाला गया है जिससे वे एक दूसरे के पास लौट सकते हैं। बेशक आपको इसे जादुई शक्ति से चार्ज करने की आवश्यकता है, ठीक मैजिक कार्ट्रिज की तरह। तो ये यहाँ था। मैंने रोमियो और जूलियट किताब अपनी जेब में रख ली। एक बहुत ही उपयोगी वस्तु। यद्यपि यह एक हीरो ग्रेड आइटम है, लेकिन इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसके आधार पर यह अधिकांश लीजेंड ग्रेड आइटमों की तुलना में अधिक उपयोगी हो सकता है। दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त। अप्रत्याशित रूप से किया गया खंजर फेंकना प्रतिद्वंद्वी को चौंका सकता है। निश्चित रूप से दूसरों के लिए फेंकने में महारत हासिल करना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन मेरे पास पर्यवेक्षक की आंख है। मेरे आसपास जंगवूही, एमी और एशिल्ड हैं जिनके पास उत्कृष्ट थ्रोइंग कौशल है। उनके कौशल का अवलोकन और अभ्यास करके मैं उन्हें तुरंत युद्ध में लागू कर सकता हूं। ये शर्म की बात है कि मैं इनका उपयोग केवल तभी कर सकता हूं जब कोई नहीं देख रहा हो। बाहरी वस्तुएं या कलाकृतियां लाने की अनुमति केवल तीसरे वर्ष से ही दी जाती है। एम्प्लीफिकेशन ओप जिसका मैं अक्सर उपयोग करता हूं वह छोटा है और उसके मिलने की संभावना कम है। लेकिन रोमियो और जूलियट को छिपाना इतना आसान नहीं है। फिर भी वे इतने मूल्यवान हैं कि उन्हें पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। किसी भी तरह से मैं जैकपॉट मार चुका हूं। क्रेक। मैं तेजी से कदम बढ़ाते हुए उस जगह से बाहर निकला और अपनी टीम के साथ फिर से जुड़ गया। क्या हुआ? खरबूजा मेरे पैरों के पास मुड़ा हुआ पड़ा था। ओह, थियो यहाँ है। तुम्हारे जाने के बाद वह बड़बड़ाती रही कि अगर हम उसे खोल दें तो वह हमें खजाना देगी। इसलिए मैंने सुनिश्चित किया कि वह बोल न सके। नोक्टर गर्व से मुस्कुराया। मेलन बेहोश पड़ी थी, उसके मुंह से लार टपक रही थी। कोई भी चोट दिखाई नहीं दे रही थी। संभवतः उसे ओर्क द्वारा कड़ी पिटाई मिली होगी। अच्छा ऐसा है, चलो वापस चलते हैं। जंगवूही, उसे पेड़ के पीछे कसकर बांध दो। समझा। इसलिए हमने मेलन को सुरक्षित रूप से बांध दिया और एक गाड़ी में सवार होकर अकादमी वापस आ गए। मुझे रोक से मिलना है। मुझे मेलन को समझाना होगा ताकि टनिंग व्हाइट को विश्वास हो जाए कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम उसे इस तरह बांधकर नहीं रख सकते। 4/5 चप्पी का आनंद लें। जल्द आ रहा है। अध्याय 75। थंप थंप। हमारी गाड़ी चुपचाप आगे बढ़ रही थी, केवल हमारी टीम ही अंदर थी। खैर, आज मंगलवार है। सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे के बाद लोगों का आसपास मौजूद रहना अजीब बात है। आखिरकार यह कोरिया नहीं है।
मैं ओवरलोड का मात्र 10 सेकंड तक उपयोग करने के बाद ही थक गया। मैं अपनी थकी हुई आंखों को रगड़ रहा था, नींद से संघर्ष कर रहा था और रोग के लिए आवश्यक जानकारी लिख रहा था। बस इतनी जानकारी कि अगर वह जानता भी तो कोई समस्या नहीं होती। इस विषय पर बात करते हुए हमने कल एक व्याख्यान दिया था, लेकिन हमने स्वयं पर काफी दबाव डाला। हालांकि रोमियो और जूलियट नामक खंजर की जोड़ी प्राप्त करने के अलावा एक और बड़ी फसल भी मिली। मेलन ने सब कुछ बता दिया था। कलाकृतियों के अन्वेषण के व्यवहारिक मूल्यांकन के पीछे उनके अधीनस्थों का हाथ था तथा उनके दाहिने हाथ के व्यक्ति ने इसे स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं जानकारी लिखता रहा। एक बार जब रोक ने ये देखा तो उसने मेलन के समूह के बाकी सदस्यों से निपटा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसी कि उम्मीद थी, ये है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मूल्यांकन स्थान को दिव्य राक्षस के छिपे हुए टुकड़े के करीब बदलने के लिए बातचीत की जाए। गाड़ी के साथ भी यह यात्रा काफी लंबी थी, इसमें 1 रात और 2 दिन लगे। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक था। गंजे आदमी के लिए रिपोर्ट लिखना समाप्त करते ही मैंने राहत की सांस ली। मेरे शरीर का तनाव खत्म होने लगा। मैं थक गया था। निस्संदेह अतीत में मैं अब तक टूट चुका होता। मेरी सहनशक्ति में 1 की वृद्धि होने के कारण मैं अब तक टिके रहने में कामयाब रहा। लेकिन मुझे पता था कि कल मुझे मांसपेशियों में दर्द की समस्या हो सकती है। सहनशक्ति की बहाली का एक औषधि अच्छा होता। मुझे उस दिव्य जानवर को शीघ्र ही प्राप्त करना है। एक दिव्य जानवर न केवल आत्माओं का शिकार करता था बल्कि सहनशक्ति पुनः प्राप्त करने में भी मदद करता था। एक बार जब मेरे पास लगभग 10 सहनशक्ति और एक दिव्य जानवर साथी होगा तो मैं एक अच्छी रात की नींद के साथ थकावट के इस स्तर को दूर करने में सक्षम हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही थी। बस मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करने दो। हे थियो, तुम बहुत प्यारे हो। सिएना ने धीरे से थियो के चमकदार बालों को सहलाया। उसे पता भी नहीं चला कि वह सो गया था और उसका सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था। शशश शशश, उसकी स्थिर सांसों की ध्वनि उसके कानों में गूंज रही थी। अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ सिएना ने सावधानीपूर्वक थियो का सिर उठाया और उसे अपनी गोद में रख लिया। घुटने तकिया सच्चे प्रेमी होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। हे टिल्डा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह लिरी बन गई है, जो द रोसडोस क्रॉनिकल्स की नायिका और अमूल्य सहायक है, जिसने नायक रोसडोस को महाद्वीप का सबसे महान नायक बनने के लिए मार्गदर्शन किया। थियो खुद को अभिव्यक्त करने में बहुत अच्छा नहीं है टिल्डा। सिएना ने खेल खेल में थियो के सफेद गाल पर चुटकी काटी। उसके कभी कभार होने वाले छोटे मोटे विद्रोहों के बावजूद उसे यह जानकर संतुष्टि महसूस होती थी कि जब वह थका हुआ होता था तो वह उस पर भरोसा करता था। वह, जो शायद ही कभी अपनी कमजोरी दिखाता है, अब उसकी गोद में सिर रखकर सो रहा है। उसने अपना निरीह शरीर उसे सौंप दिया था। रोसडोस की तरह ये स्पष्ट था कि थियो उस पर निर्भर था और उस पर भरोसा करता था। मिस सिएना, कृपया उसे कुछ जगह दें। मैं नहीं चाहता। और उसे जगह देने से तुम्हारा क्या मतलब है? थियो तो अकेले ही लेट गया था, है ना? युवा मास्टर बस आपके कंधे पर झुक गया, मिस सिएना, और आप ही हैं जिसने उसे वहां मजबूर किया, है ना? टिल्डा, नहीं हो सकता है उसने ऐसा न कहा हो, पर मुझे लगता है थियो मन ही मन यही चाहता था। देखो वो कितनी शांति से सो रहा है। इसे जबरदस्ती तो नहीं कहेंगे, है ना? मैं कई सालों से युवा मास्टर के साथ हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि वह सहज नहीं दिखते। जब वह बीमार थे तब मैं उनके पास गया था, मुझे पता था। एमी ने थियो की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन सिएना ने उसका हाथ झटक दिया। नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा नहीं है टिल्डा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उससे कितने समय से जानती हो। मैं बता सकती हूँ। उसके चेहरे को देखो, वह जरूर कोई सुखद सपना देख रहा है। क्या आप सचमुच ऐसा मानते हैं? हे बिल्कुल। क्या हम थियो से पूछेंगे जब वह जागेगा? ठीक है, लेकिन अभी मैं उसका ख्याल रखूंगा। उसका नौकर होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है। एमी फिर से थियो के पास पहुंची। फिर से सिएना ने एमी का हाथ झटक दिया। नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि सब ठीक है टिल्डा, तुम इतने बेखबर क्यों हो? तुम तो आमतौर पर इतने समझदार होते हो, इस बार तुम्हें समझ क्यों नहीं आया? जब सिएना और एमी झगड़ रहे थे, थियो जाग गया। मुझे अपने सिर पर एक कोमल स्पर्श महसूस हुआ। यह मेरे सामान्य तकिए जैसा ही लगा। कितनी अजीब बात है। बहरहाल अब जागने का समय आ गया था। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन मैं छत नहीं देख सकता। छत के स्थान पर मेरा दृश्य 2 टीलों से भरा हुआ था। 2 विशाल टीलों ने मेरी दृष्टि अवरुद्ध कर दी। उद्धरण चिन्ह।
मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई, मानो मेरी छाती में खंजर घुस गया हो। तंद्रा तुरंत सतर्कता में बदल गई। शुक्र है, मेरी प्रतिक्रियाएं तेज हैं। मैंने एम्पलीफिकेशन ऑर्ब का उपयोग करके तुरंत ट्विस्टेड नोबल की गरिमा को बढ़ाया। थियो, क्या तुम अच्छी तरह सोए? सिएना का चेहरा नजर आया। तो नर्म तकिया सिएना की जांघ थी। ओह, मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरी सहज बुद्धि सही थी। ट्विस्टेड नोबल की गरिमा अमर रहे। माफी चाहता हूं, सिएना, मैं धीरे से बोला, उठते हुए और गाड़ी के चारों ओर देखते हुए। सिएना और एमी मेरी ओर घूर रही थीं, उनकी निगाहें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं। सिएना की आंखें हंसी से चमक रही थीं, जबकि एमी की आंखें ठंडी और उदासीन थीं। हे, मैं ऐसा हर दिन कर सकती हूँ, सिएना ने चिढ़ाते हुए कहा। क्या आप अच्छी तरह सोए, युवा स्वामी? एमी ने भावशून्य स्वर में पूछा। मुझे भागने की तीव्र इच्छा हुई। दूसरे लोग भी देख रहे थे। जंग वूही के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था और नोकटार ने दांत पीसते हुए एक दुष्ट मुस्कान धारण कर ली थी। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो कह दीजिए। नहीं, मैं तो बस आश्चर्यचकित था, नोक्टा ने हंसते हुए कहा। तुम एक सच्चे योद्धा हो, थियो। मेरी तरह तुम भी महिलाओं को आकर्षित करते हो। ऐसा लगता है कि सच्चे योद्धा भी ऐसे ही होते हैं। थियो, तुम सचमुच मेरे अच्छे दोस्त हो। नोक्टा हंसा और मुझे अंगूठा दिखाया। उद्धरण चिन्ह। धत्तेरी की। जंग वूही से निपटना एक बात है, लेकिन नोक्टा, वह और कमीना निश्चित रूप से मुझे उत्तेजित करने में आनंद लेता है। गाड़ी से उतरकर मैं सीधे प्रोफेसर रोक के क्वार्टर की ओर चल पड़ा। देर रात होने के बावजूद मुझे पता था कि काम में डूबा रहने वाला गंजा बूढ़ा कुंवारा व्यक्ति अभी भी व्यस्त होगा। मैंने अपनी टीम के सदस्यों की ओर देखा जो मेरा पीछा कर रहे थे। अब आप सब वापस जा सकते हैं। मुझे प्रोफेसर से अकेले में बात करनी है। सब लोग, आज आपने अच्छा काम किया। आप थक गए होंगे, इसलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, समझ गया। काफी समय बाद पहली बार यह मजेदार था। हे, हमारे साथ भी ऐसा ही है। कल मिलते हैं, थियो। आज मजा आया। नोक्टार और सिएना ने सिर हिलाकर आगे बढ़ गए। हालांकि एमी और जंग वूही नहीं झुके। एमी, तुम्हें जाना चाहिए। इसमें कुछ समय लग सकता है। नहीं, युवा स्वामी, रुकना मेरा कर्तव्य है। मैं प्रतीक्षा करूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। मैंने उसे धन्यवाद दिया और उसे कीमिया की दुकान से सहनशक्ति बढ़ाने वाली औषधि खरीदने को कहा। वह जंग वूही और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तुम्हें भी जाना चाहिए, जंग वूही। तुम क्या देख रहे हो? उसने पूछा, उसकी नजर मुझ पर गड़ी हुई थी। मैं जानता था कि वह क्या चाहती थी। आप बचपन के दोस्त की तलाश में हैं, है ना? हाँ, उसने उत्तर दिया, उसकी सामान्य रूप से खाली अभिव्यक्ति में असंख्य भावनाएं, मुख्यतः लालसा और उदासी, झलक रही थीं। मैं अभी निश्चित नहीं हो सकता। हो सकता है कि यह बहुत गहरा और तीव्र हो। जब मुझे कुछ मिलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने हाथ बढ़ाते हुए उसे आश्वासन दिया। मैंने कहा, मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। इसी तरह, थियो, जंग वूही ने जवाब दिया, उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ पर आ गया। तुम थक गए होगे, इसलिए आगे बढ़ो। मैं प्रोफेसर से बात करूंगा। हमारी बातचीत के बाद जंग वूही हीरो विभाग के छात्रावास में वापस चली गई। उसकी गति सामान्य से धीमी थी। अब मैं ह्योयोन को ढूंढ सकता हूं। उसका एकमात्र मित्र रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके भीतर आशा की एक किरण जगी, अंततः ह्योयोन को ढूंढने की आशा। उसे एक सच्चा भविष्यवक्ता मिल गया था, कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई प्रामाणिक व्यक्ति। हालांकि एक सवाल उसे परेशान कर रहा था। अन्य लोग थियो का इतनी निष्ठा से अनुसरण क्यों करते हैं? ऐसा नहीं लगता कि उसने अपनी पहचान उनके सामने उजागर की है। वह उससे कहीं अधिक दयालु है जितना मैंने शुरू में सोचा था। और उनमें एक अनोखा करिश्मा था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। विचारों में खोई हुई जंग वूही ने मूनफ्लावर को धीरे से सहलाया, वह कलाकृति जो उसने उसे लौटा दी थी। अध्याय 76, सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैंने रोक के साथ चर्चा समाप्त कर ली है। तो आप कह रहे हैं कि हमें उन्हें छिपने की जगह से बाहर निकालने के लिए बाहर जाना चाहिए? हाँ, उनका मुख्य निशाना हमेशा से ही हीरो विभाग के प्रथम वर्ष के छात्र रहे हैं। हमने इसे राक्षसों का दमन और कलाकृतियों की खोज के दौरान देखा था। उनका पूरा ध्यान प्रथम वर्ष के छात्रों पर है। अगर हम सब बाहर निकलेंगे तो दुश्मन जरूर कोई न कोई चाल चलेंगे। यह उन सबको खत्म करने का एक बेहतरीन मौका है। मैं समझ गया। मैं इस पर थोड़ा विचार करूंगा। फिलहाल थियो, हमें उस नेता से पूछताछ करनी है जिसे तुमने पकड़ा है।
यदि रोक इस पर विचार कर रहे हैं तो उनके सहमत होने की संभावना 90% से अधिक है। रोक का काम करने का तरीका सीधा साधा है, बिल्कुल उस गंजे सिर की तरह जिसमें एक भी बाल न हो। तो फिर मैं विदा लेता हूँ। मैंने रोक को विदाई दी। सावधान रहो, मुझे पता है कि यह कठिन है, लेकिन अच्छा काम करते रहो। तुम्हारे प्रयासों को हमेशा पुरस्कृत किया जाएगा। मैंने जो रिपोर्ट उसे सौंपी थी उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए रोक ने जवाब दिया। समझ गया, अगर कुछ भी असामान्य हुआ तो मैं रिपोर्ट करूंगा। क्रेग, मैं रोक के कमरे से बाहर आ गया। मैंने सारी जानकारी साझा कर दी है। अधिकांश चूहों से इस सप्ताह के अंत तक निपटा जा सकेगा। यदि यह बात फैल जाए कि हीरो विभाग के प्रथम वर्ष के छात्र व्यावहारिक मूल्यांकन के लिए बाहर जा रहे हैं तो वे निस्संदेह प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन अपने नेता के बिना वे अव्यवस्थित हो जाएंगे। और यही वह क्षण है जब हम हमला करते हैं, उन सभी पर एक साथ प्रहार करते हैं। जब मैं अपने विचारों को सुलझाते हुए संकाय भवन से बाहर निकला, आपने कड़ी मेहनत की है, युवा स्वामी। ये वह सहनशक्ति पुनर्प्राप्ति औषधि है जिसकी आपने मांग की थी। पास ही प्रतीक्षा कर रही एमी मेरे पास आए और मुझे औषधि दी। धन्यवाद। मैंने जल्दी से औषधि खोली। सहनशक्ति पुनर्प्राप्ति औषधि ग्रेड साधारण, इसके सेवन से सहनशक्ति में थोड़ी वृद्धि होती है। हालांकि इसका प्रभाव व्यक्ति विशेष पर अलग अलग हो सकता है। विवरण देखें। आइटम के विवरण को देखते हुए मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं तो बस एक प्लेसिबो प्रभाव की ही आशा कर सकता हूं। मैंने उस सहनशक्ति पुनर्प्राप्ति औषधि के बारे में सोचा जो सिएना ने मुझे पहले दी थी। मैं वास्तव में उनमें से कुछ और का उपयोग कर सकता हूं। शायद मुझे छुट्टियों के दौरान ग्रेट फॉरेस्ट की यात्रा पर विचार करना चाहिए। मैंने सहनशक्ति बढ़ाने वाली औषधि एक ही घूंट में पी ली। चलो वापस चलते हैं। समझ गया, युवा स्वामी। मैं अपने कमरे में वापस गया और अपने बैग से रोमियो और जूलियट निकाला। इसका डिजाइन चमकदार रत्नों और सोने का मिश्रण था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कलाकृति किसी कुशल बौने शिल्पकार की उत्कृष्ट कृति है। हालांकि यह अत्यधिक रूप से सामने आया। मुझे इसे पट्टी में लपेटना चाहिए। मैंने म्यान को एक पट्टी में बंद कर दिया और फिर ब्लेड निकाला। शिंग ब्लेड एक तेज आवाज के साथ बाहर आया। उसकी निर्दोष सतह से एक हल्की ठंडक निकल रही थी। वास्तव में हीरो क्लास आइटम सामान्य अभ्यास खंजरों से पूरी तरह से अलग स्तर पर थे। खंजर छोटा होने के कारण उसे छिपाना आसान था। मैंने एक मुद्रा अपनाते हुए खंजर घुमाया। खंजर की कला तलवार की कला से भिन्न थी। वजन और लंबाई दोनों अलग अलग थे। जब भी संभव हो मुझे जंगवूही या एशिल्ड की खंजर तकनीक का विश्लेषण करना चाहिए। बिना आधार के यह अजीब लगता है। यह इस हद तक था कि मैं इसका उपयोग वास्तविक युद्ध में नहीं कर सकता था। हालांकि फेंकना एक अलग कहानी थी। मैंने पहले भी एशिल्ड और जंगवूही की फेंकने की तकनीक देखी है। मुझे इसे प्रशिक्षण क्षेत्र में आजमाना चाहिए। मेरे कमरे में निशान छोड़ना मूर्खता होगी। और मुझे अभी सबसे महत्वपूर्ण पहलू का परीक्षण करना बाकी था। मैंने जूलियट को बिस्तर के नीचे लिटा दिया और रोमियो को अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर मैंने उसे अपने पास बुलाया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये काम करता है। वहां कोई शोर या तमाशा नहीं था, जैसे कि वह शुरू से ही वहां था। जूलियट मेरे हाथ में लौट आए। प्रभावी रूप से मिनी टेलीपोर्टेशन टेलीपोर्ट। हीरो क्लास आइटम वास्तव में कई मायनों में अलग थे। इस मूल खेल में टेलीपोर्टेशन को 8वें चक्र का उच्च स्तरीय जादू माना जाता था। इसके अनुयायी बहुत कम थे। आप एक हाथ की उंगलियों पर उन जादूगरों की संख्या गिन सकते हैं जो पूरे महाद्वीप में लोगों को टेलीपोर्ट करने में सक्षम हैं। आश्चर्यजनक। मेरे चेहरे पर स्वाभाविक रूप से मुस्कान आ गई। इसके बाद मैंने साफ सफाई की और तुरंत सो गया, इस उम्मीद में कि सहनशक्ति बढ़ाने वाली औषधि अपना जादू दिखाएगी। अगले दिन बुधवार, सहनशक्ति पुनर्प्राप्ति औषधि का प्रभाव शून्य था। मेरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द होने लगा। अपनी कमजोर शारीरिक स्थिति के कारण मैं बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठ पाया। मैं बिस्तर पर ही रहना चाहता था, लेकिन वह सप्ताह का दिन था। सौभाग्यवश मैं पूरी तरह से अक्षम नहीं हुआ। मैंने स्नान करने में समय लिया और कपड़े पहने। ये भारी है। वर्दी का कुल वजन 2 किलोग्राम भी नहीं था, फिर भी वह भारी लग रही थी। मैंने रोमियो और जूलियट को अपनी जेब में डाला और गाड़ी पकड़ने के लिए निकल पड़ा। हमेशा की तरह आइरीन स्कूल जाने के लिए गाड़ी पर चढ़ गई। स्वतः ही उसकी नजर पीछे वाली सीट की ओर तिरछे दाहिनी ओर चली गई। आइरीन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह व्यक्ति जिसे वह खोज रही थी वहां मौजूद था। सोमवार और मंगलवार को अनुपस्थित रहने के बाद वह अंततः उपस्थित हुए। आप क्या? आइरीन तेजी से उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई।
आपको देखकर अच्छा लगा, थियो ने उदासीनता से जवाब दिया, जिससे वह चिढ़ गई। क्या आप इन दिनों देर तक सो रहे हैं? आपको कहीं देखा नहीं। एक हीरो होने के नाते आपको एक नियमित कार्यक्रम बनाए रखना चाहिए। आइरीन ने उसे फटकार लगाए और थियो के कंधे पर एक दोस्ताना झटका मारा। विस्मय अधिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। थियो ने अंदर से चीख मारी। आह, ये चुभता है। सामान्य परिस्थितियों में इससे दर्द नहीं होता, लेकिन मांसपेशियों में दर्द की वर्तमान स्थिति ने इस अनुभूति को और बढ़ा दिया। फैलते दर्द के कारण थियो का चेहरा बिगड़ गया। आइरीन आश्चर्यचकित दिखी। क्या 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 तुम्हें चोट लगी है? कुआं, ये गंभीर लग रहा था। आइरीन की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। क्या क्या सिर्फ एक थपकी से, मुश्किल से तुम्हें छुआ। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। मैं हाल ही में खुद पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा हूं। आह, मैं समझ गया। तो फिर ये मांसपेशियों में दर्द है। खैर, ये तो कमाल की बात है कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। मेरी गलती है। आइरीन ने थियो से संपर्क किया। उसने उसके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को मसलना शुरू कर दिया। क्या ये बेहतर है? यह असलान परिवार में चली आ रही एक खास मालिश तकनीक है। मैंने इसे बचपन में सीखा था। आप तलवार भी चलाते हैं तो आपके दर्द वाले हिस्से भी वैसे ही होंगे। इससे मदद मिलनी चाहिए। आइरीन ने थियो की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। रुकना, थियो ने उससे विदा किया। मालिश से निश्चित रूप से अच्छा महसूस हुआ, लेकिन गाड़ी के अंदर हर किसी की नजरों पर ध्यान न देना मुश्किल था। ट्विस्टेड नोबल की गरिमा सक्रिय हो गई और एक चुभन सी अनुभूति उभरने लगी। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मुझे माफ करना, मैं पहली बार किसी और के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आइरीन का उत्साह कम होता जा रहा था। नहीं, मालिश तो बहुत बढ़िया थी। इसके साथ ही थियो आइरीन के करीब आ गया और उसने उसके कान में फुसफुसाया। आइरीन, हम पर बहुत सारी निगाहें हैं। आइरीन के गाल तुरंत लाल हो गए। कुछ देर तक वह खुद से बुदबुदाती रही, अपनी नजरें उठाने में असमर्थ रही। ओह, ठीक है, अगली बार मैं ये तब करूंगी जब हम अकेले होंगे, क्योंकि हम शुक्रवार को डेट पर जाने के लिए सहमत हुए थे। तो मुझे बीच में टोकना पसंद नहीं, आइरीन। थियो ने धीरे से आइरीन के कंधे पर थपथपाया। हाँ हाँ, क्यों? चौंक कर आइरीन थोड़ा कांप उठी। क्या तुम्हें उतरने की जरूरत नहीं है? हम नाइट डिपार्टमेंट में हैं। ओह हाँ, मैं अब चलता हूँ। शुक्रवार को मिलते हैं। आइरीन असहजता से गाड़ी से उतरी। द्वंद्व का समय, जबकि अन्य छात्र जोड़ी बनाने और अभ्यास में व्यस्त थे। मैं तो केवल मुकाबला करने का नाटक कर रहा था, बल्कि जंग-वूही की खंजर तकनीक का अवलोकन करना चाह रहा था। जंग-वूही के कौशल का अवलोकन करना अधिक महत्वपूर्ण है। आखिरकार स्पैरिंग के लिए ग्रेड का कोई खास महत्व नहीं है। राक्षस अधीनता जैसे व्यावहारिक मूल्यांकन की तुलना में यह तुच्छ है। यही कारण है कि कल मुझे ओवरलोड का उपयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अधिकांश छात्र इस बात से अवगत हैं, इसलिए कोई भी उस समय पीएल के साथ जितनी तीव्रता से मैंने अभ्यास किया था, उतना तीव्रता से अभ्यास नहीं करता। मेरे साथी टाकन ने मेरी ओर देखा। आज तुम कुछ अजीब लग रहे हो, थियो। यह मांसपेशियों में दर्द के कारण है। आह, एक सच्चे योद्धा की निशानी। कहते हैं जो आपको मारता नहीं, वो आपको और मजबूत बनाता है। मांसपेशियों का दर्द जिंदगी भर का साथी होता है। टाकन ने अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। क्या ऐसा है? एक ओर्क की मुस्कान। चाहे मैं इसे कितनी भी बार देखूं, इसकी आदत डालना कठिन है। सच कहूं तो ये डराने वाली बात है। टाकन के साथ हल्की फुल्की बहस के बाद मैंने थोड़ा विश्राम किया और एक कोने में रखी बेंच पर बैठ गया। तभी कोई मेरे पास आया। छात्र थियो, प्रोफेसर मारी मुझसे बात करने आए थे। हमें एक दूसरे को देखे हुए कुछ समय हो गया है। जब मैंने उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। क्या आपके पास थोड़ा समय है? अध्याय 77, सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ 3। समझ गया, प्रोफेसर। अपनी सीट से उठकर मैं प्रोफेसर मारी के पीछे सीधे उनके कार्यालय में चला गया। चीक पिछली यात्राओं के विपरीत अब कार्यालय उल्लेखनीय रूप से साफ सुथरा था। विभिन्न दस्तावेजों और मोटी पुस्तकों का ढेर नहीं था, जो आमतौर पर पूरे स्थान को घेरे रहते थे। अब वे सभी सामग्रियां और पुस्तकें कार्यालय के एक कोने में बड़े करीने से रखी हुई थीं, जो लगभग एक छोटे पहाड़ जैसी लग रही थी। वह अपने शोध के अंत के करीब होगी। तुमने मुझे किस लिए बुलाया, मैरी जेन? आप हमेशा सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए पहले बैठते हैं, मारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं सोफे पर बैठ गया, उसी स्थान पर जहां मैं पहले भी बैठा था। क्या आप चाय लेंगे?
इसके बाद मेरा एक और व्याख्यान है, इसलिए मैं चाय छोड़ दूंगा। मैंने दृढ़तापूर्वक कहा। मुझे लगा कि वह पुदीने की चाय या पुदीने की चॉकलेट लिट्टे जैसा कुछ तैयार करेगी। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? यदि यह निःशुल्क भी दिया जाए तो भी मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। अगर वह मुझे पैसे भी दे तो भी मैं इसे नहीं पीऊंगा। मैं समझ गया, ये निराशाजनक है। मैंने अभी अभी एक विशेष मिश्रण उस दुकान से लिया है जहां मैं अक्सर जाता हूं। मारी थोड़ी निराश लग रही थी, लेकिन वह मेरे सामने अपनी सीट पर बैठ गई। चूंकि आपका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, तो चलिए सीधे काम पर लग जाएं। धन्यवाद, मैंने अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। सबसे पहले, थियो, आपने जिस शोध पत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह लगभग पूरा हो चुका है। वर्तमान में इसकी समीक्षा चल रही है। अच्छा, ऐसा है। मेरा प्रारंभिक अनुमान सही था। इस बात के लिए ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं थे कि उसका आमतौर पर अव्यवस्थित कार्यालय अचानक कैसे साफ सुथरा हो गया। इसलिए मैं इस बार एसोसिएशन के अकादमिक सेमिनार में इसे प्रस्तुत करने की योजना बना रहा हूं। यदि आप मेरे साथ आ सके तो मुझे खुशी होगी। क्या मुझे इसकी जरूरत है? इससे मैं अचंभित रह गया। मैं सिर्फ एक छात्र हूं, उसका सहायक या कुछ और नहीं। शैक्षणिक संगोष्ठी राजधानी में एसोसिएशन के मुख्यालय में आयोजित की जाती है। यहां तक कि गाड़ी से भी आने जाने में पूरा दिन लग जाएगा। मारी ने एक जानकार मुस्कान दी और जवाब दिया, बेशक, इसका एक कारण है। थियो, आप इस शोध पत्र के सह लेखक हैं। उद्धरण चिन्ह। शोध पत्र के सह लेखक कौन है? उसका क्या मतलब था? यह थोड़ा भारी था। फिर भी ऐसी परिस्थितियों में एक बार मना कर देना प्रथागत था। ट्विस्टेड नोबल की गरिमा को तेजी से सक्रिय करते हुए मैंने भावशून्यता से मारी की ओर देखा। ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा शुरू से ही सह लेखक बनने का कोई इरादा नहीं था और मैंने विशुद्ध रूप से सद्भावनावश आपकी मदद की। हे, बिल्कुल, मुझे पता है। मुझे पता है कि आपने बिना किसी गुप्त उद्देश्य के सहायता की पेशकश की थी। जब वह बोल रही थी, मारी की नजर मुझ पर पड़ी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मारी मेरे पास आए और अपनी बात जारी रखी। लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? क्या आपने सचमुच सोचा था कि मैं खुद को एकमात्र लेखक के रूप में दर्ज करूंगा? हाँ, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। स्वाभाविक रूप से मैंने मान लिया कि कागज पर केवल उसका ही नाम होगा। मारी हमेशा से ही सफलता की प्रबल इच्छा रखने वाली महिला रही है। इसके अलावा एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने और अनेक कुलीन नायकों के विरोध का सामना करने से उनकी महत्वाकांक्षा और भी बढ़ गई। मारी को उसके शोध में सहायता करें और ऐसा करके उसे मेरा ऋणी बनाएं। यही मेरी मूल योजना थी। मारी ने एक संक्षिप्त आह भरी। क्या तुम सचमुच मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? यह थोड़ा निराशाजनक है। आखिरकार तुम चाहे जो भी सोचो, मैं एक शिक्षक हूं। हाँ, मैंने भी उसके स्वर में उत्तर दिया। और फिर मैं आश्चर्यचकित होने लगा। वह क्या करने की कोशिश कर रही है? मारी के शोध पत्र से इस क्षेत्र में काफी हलचल मचने की संभावना है। वह मूर्ख नहीं है। हीरो विभाग में सबसे युवा प्रोफेसर का खिताब उन्हें किसी दान से नहीं मिला था। फिर भी उसे यह अवश्य पता होना चाहिए कि लेखकत्व साझा करना कितना मूर्खतापूर्ण होगा। कुछ क्षण विचार करने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा। वह एक सतत सहयोगात्मक संबंध बनाए रखने का इरादा रखती है। केवल सक्रिय नायकों को ही अकादमिक सेमिनारों में भाग लेने की अनुमति है। और एक सक्रिय नायक और एक छात्र के बीच काफी अंतर है। सत्ता के मुद्दे को नजरअंदाज करें तो अनुभव के मामले में बहुत बड़ा अंतर है। स्वाभाविक रूप से किसी शैक्षणिक सेमिनार में भाग लेने वाला छात्र एक गर्म विषय बन जाएगा। अनेक समाचार पत्र मेरी कहानी प्रकाशित करेंगे। अफवाहों से बचना असंभव होगा। मेरी प्रतिष्ठा को प्रबंधित करने के लिए इससे बेहतर परिदृश्य नहीं हो सकता। मूल खेल में ऐसी स्थिति नहीं आई थी। नीके मूर्ख नहीं है, लेकिन समझ उसकी ताकत नहीं है। वह कोई वाक्पटु वक्ता भी नहीं है। हालांकि भविष्य पहले ही काफी बदल चुका है। यदि वह इतनी उदार होने को तैयार है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। अंततः मैंने अपना हाथ मारी की ओर बढ़ाया, जो मुझे सूक्ष्म भाव से देख रही थी। चलो साथ चलते हैं। हे, ठीक है। मारी मुस्कुराए और मेरा हाथ स्वीकार कर लिया। इस अवसर के लिए धन्यवाद। ये कब निर्धारित है? अब से 2 सप्ताह बाद, शनिवार को। यह मध्यावधि परीक्षा सप्ताह के साथ मेल खाता है। समझ गया। मैं अपना कार्यक्रम निपटा लूंगा। हाँ, मैं सभी जरूरी इंतजाम कर दूंगा। ओह, और मारी ने अपनी मेज की दराज से कागजों का एक मोटा ढेर निकाला और मुझे दे दिया। ये पूरा पेपर है।
कृपया इसे पढ़ें और यदि कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। थियोलिन वाल्डेक। करूंगा, मैरी जेन। बुधवार के सभी व्याख्यान समाप्त हो चुके थे। मारी का पेपर दोषरहित था, किसी समीक्षा की आवश्यकता नहीं थी। ये लगभग पूर्णता थी। बेशक मैंने उसे अधिकांश सामग्री उपलब्ध करा दी थी। जब मैं इन विचारों को मन में लेकर सामान पैक कर रहा था, थियो, क्या आज तुम्हारी कोई योजना है? अचानक मेरे पास खड़ी आयशा ने पूछा। ओह, ये सही है। मुझे उसे तलवारबाजी सिखानी थी। हालांकि मैं पूरी तरह से अच्छी स्थिति में नहीं हूं। मेरी मांसपेशियों में अभी भी दर्द है। क्या हुआ? फिर क्या हो गया? हद हो गई। तुमने मुझे तलवारबाजी सिखाने का वादा किया था कल इसी समय। आयशा ने अपने होंठ फुला लिए। नहीं, कुछ नहीं। चलो प्रशिक्षण मैदान चलते हैं। हाँ, मैंने सामान पैक किया और कक्षा से बाहर निकल गया। चलो साथ चलते हैं टिल्ड। आयशा मेरे पीछे पीछे एक खुशमिजाज खरगोश की तरह उछलती हुई आ रही थी। हीरो विभाग के प्रशिक्षण मैदान के अंदर आयशा को देखते ही मेरी भौहें तन गईं। उसने कोई प्रगति नहीं की है। हाँ, तुम बहुत धीरे धीरे सीख रहे हो। जब मुझे सिखाया जाता है तो मुझे बहुत मजा आता है, आप जानते हैं। लेकिन जब मैं अकेले अभ्यास करता हूं तो मुझे बहुत प्रेरणा नहीं मिलती। आमतौर पर ऐसा ही होता है, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। आयशा ने मेरी ओर एक नज़र से देखा। तो क्या आप कृपया मुझे कुछ प्रेरणा दे सकते हैं? मैं क्यों? मैंने स्पष्ट उत्तर दिया। व्यक्ति को अपने अंदर प्रेरणा ढूंढनी चाहिए। आप किसी सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं, लेकिन सोने का नाटक करने वाले व्यक्ति को नहीं। आयशा ने जल्दी से जवाब दिया। लेकिन मैं वाल्डेउर परिवार का हिस्सा हूं। क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि परिवार के भावी मुखिया के रूप में आप अपने अधीनस्थों की जिम्मेदारी लें? क्या ऐसा है? मैं भविष्य का मुखिया क्यों हूं? यह अनिश्चित है कि मैं हीरो विभाग से अच्छे ग्रेड के साथ स्नातक हो पाऊंगा या नहीं। मैं तो बस दूसरी दुनिया से आया एक आगंतुक हूं जो अंततः गायब हो जाएगा। फिर भी ऐसे लोग हैं जो स्वयं प्रेरणा नहीं पा सकते और इसके बजाय उन्हें दूसरों से प्रेरणा की आवश्यकता होती है। वास्तव में उनमें से कई मौजूद हैं। इसके अलावा आयशा ऐसी महिला है जिसे पूरा ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? आयशा ने एक क्षण सोचा, फिर बोली, अगर मैं तुम पर एक भी वार कर सकूं तो तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। नहीं, मैंने उसे साफ मना कर दिया। मैं जानता हूं कि वह क्या चाहेगी। इसमें मेरे लिए कुछ भी लाभदायक नहीं है। आयशा ने थोड़ा उदास स्वर में उत्तर दिया। तो फिर ये कैसा रहेगा? अगर मैं तुम्हें एक बार भी मार सकता हूं तो तुम्हें मुझे हफ्ते में 3 बार तलवारबाजी सिखानी होगी। समय सीमा क्या है? स्नातक होने तक नहीं, फिर तीसरे वर्ष तक नहीं, फिर दूसरे वर्ष तक नहीं। अरे तो बस पहले साल के अंत तक। ये बात काफी उचित लगती है। तीसरे और चौथे वर्ष के अधिकांश छात्र बाहर घूमने में व्यस्त हैं। उस समय तक मुझे शीर्ष छात्रों में से एक बनना होगा। ठीक है, सच, तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे। हाँ, आयशा ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह जो शक्तिशाली वाल्डेर परिवार का मुखिया बनेगा। आप बाद में अपना मन नहीं बदलेंगे, है ना? क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? मैंने हाँ कह दिया। मैंने सिर हिलाया। अपनी वर्तमान कुशलता के साथ वह मेरे कपड़ों के किनारे को भी ब्रश नहीं कर पाएगी, वार करना तो दूर की बात है। भले ही मेरी शारीरिक स्थिति अच्छी ना हो, फिर भी मैं उसे आसानी से संभाल सकता हूँ। अभ्यास हेतु तलवार थामे मैंने अपना रुख अपनाया। तो पहले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शुरुआती कदम उठाने दूंगा। मैंने आयशा को आगे बढ़ने का इशारा किया। तो फिर चलो कुछ बदमाशी करते हैं। मेरी हार हुई। अधिक सटीक रूप से कहें तो आयशा ने 28 सेकंड के भीतर मुझ पर वार किया। वाह, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझ पर नरमी नहीं बरतोगे? भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परीक्षा का मौसम हो या बारिश हो या बर्फबारी, तुम मुझे हफ्ते में 3 बार तलवारबाजी सिखाओगे, है ना? खुश आयशा बगल से मुझे लगातार परेशान करती रही। ठीक है, मैंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। आखिर वह क्या था? भले ही मेरी शारीरिक स्थिति सामान्य हो, मैं ओवरलोड के बिना नहीं जीत सकता। अध्याय 78 S&M एक टीएल संपादक राय अनुसूची 5 सप्ताह बुधवार रविवार चित्र। यहाँ किरेन जेना महाद्वीप अनेक जातियों का घर है। मनुष्यों, ऑर्क्स, छिपकली मनुष्यों, पशु मनुष्यों, कल्पित बौनों, पिशाचों, बौनों, परियों, ड्रैगन, दिव्य प्राणियों, राक्षसों से लेकर प्राचीनों तक, ये सूची बहुत विस्तृत है। हालांकि वर्तमान में महाद्वीप पर सबसे अधिक प्रभाव रखने वाली जाति मानव है।
यद्यपि ड्रैगन, देवगण, राक्षस और प्राचीन प्राणी व्यक्तिगत रूप से दुर्जय हैं, फिर भी उनकी संख्या सीमित है। इसके अलावा मनुष्यों के बीच कभी कभी ऐसे ईश्वर के चैंपियन भी पाए जाते हैं जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे अकेले ही इन शक्तिशाली प्राणियों के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा मनुष्य में असाधारण बुद्धि होती है। वे ज्ञान अर्जित करने में उत्कृष्ट हैं। मनुष्य अपने जीवन की उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण करते हैं और इस ज्ञान को भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित करते हैं। इसके कारण मनुष्य समय के साथ मजबूत होता जाता है। एक समय था जब एक पिशाच पूरे राज्य को नष्ट कर सकता था, लेकिन अब मानव राज्य पिशाचों से निपटने के प्रभावी उपायों से अच्छी तरह परिचित है। हालांकि महान राक्षसों, महान देवताओं और ड्रैगन को अभी भी महाद्वीप पर आपदा के रूप में माना जाता है। मनुष्य को अन्य जातियों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। इसका कारण सीधा है। मनुष्यों के मूल्य और प्रवृत्तियां अन्य जातियों से काफी भिन्न हैं। उदाहरण के लिए ऑक्स को ही लें, उनकी बुद्धि कम होती है। दुनिया के प्रति उनका दृष्टिकोण संकीर्ण है। वे ऐसी जाति हैं जो वर्तमान में 1 स्वर्ण के लिए भविष्य में 1000 स्वर्ण को त्यागने को तैयार हैं। उनका स्वभाव अदम्य और उग्र है। इसलिए जहां बल प्रयोग ही एकमात्र आवश्यकता होती है, वहां वे बड़ी ताकत दिखाते हैं, लेकिन अधिक जटिल परिस्थितियों में वे लड़खड़ा जाते हैं। मनुष्य एक ऐसी जाति है जो लगातार सर्वोच्चता की तलाश में रहती है। प्राचीन काल में मनुष्य कोई प्रमुख जाति नहीं थी। उनकी शारीरिक क्षमताएं कमजोर थीं और कॉकट्राइज के एक समूह के आने मात्र से ही अक्सर उनका विनाश हो जाता था। हालांकि समय के साथ मनुष्यों की श्रेष्ठ बुद्धि और उनके उद्देश्य की स्पष्ट समझ ने उन्हें अन्य जातियों से महत्वपूर्ण रूप से अलग कर दिया। जागरूकता का आधारभूत स्तर प्राप्त करने के बाद मनुष्यों ने अपनी विशाल जनसंख्या, असाधारण बुद्धिमत्ता और संगठन का लाभ उठाकर अन्य जातियों को पीछे छोड़ दिया और महाद्वीप के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर लिया। फिर भी मानव की महत्वाकांक्षा अन्य जातियों पर प्रभुत्व स्थापित करने तक ही सीमित नहीं रही। महाद्वीप के अधिकांश भाग पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद अलग अलग हितों के कारण मनुष्यों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गए। यदि राष्ट्रों का केवल एक अंश ही एकजुट हो सके तो वे घने जंगलों, बंजर रेगिस्तानों और अन्य जातियों द्वारा बसाए गए विस्तृत घास के मैदानों पर शासन कर सकते हैं। हालांकि ऐसी एकता की संभावना कम है। ये क्षेत्र मानव नेताओं के हितों को एक क्षण के लिए भी दरकिनार करने के लिए पर्याप्त आकर्षण प्रदान नहीं करते हैं। मनुष्यों के लिए अन्य जातियों के साथ दीर्घकालिक गठबंधन बनाना भी दुर्लभ है। यद्यपि एलिनिया अकादमी में ओर्क्स, छिपकली मनुष्य, पशु मनुष्य, कल्पित बौने और बौने जैसी विभिन्न जातियां मौजूद हैं, लेकिन नीके के अधिकांश दीर्घकालिक परिचित मनुष्य हैं। जबकि नीके ने अपनी दयालुता और सरलता के कारण अन्य जातियों के लोगों के साथ कुछ संबंध बनाने में सफलता प्राप्त की है, अन्य मानव छात्र आमतौर पर केवल अन्य मनुष्यों के साथ ही टीम बनाते हैं। इसमें एलिनिया अकादमी के प्रथम प्रधानाध्यापक रयूक भी शामिल हैं। उनके सक्रिय दिनों में उनकी टीम के सभी सदस्य मनुष्य थे। तो फिर मुझे जाना चाहिए। अगले कुछ दिनों में हमारी क्लब मीटिंग्स हैं। हम अपना अगला पाठ अलग से तय करेंगे। हे। ठीक है। आयशा की चमकदार मुस्कान के विपरीत मेरी अभिव्यक्ति कठोर थी। कठोर वास्तविकता की एक लहर मुझ पर टूट पड़ी थी। लानत है इस खेल पर। मुझे तीसरे दर्जे के खलनायक के रूप में पुनर्जन्म क्यों लेना पड़ा? मैं फिर से अपने आप को संभालने से पहले बड़बड़ाया। हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे प्रयास करना बंद कर देना चाहिए। आखिरकार अगर मैं मजबूत बनने में असफल रहा, अगर मैं अकादमी से सर्वोच्च ग्रेड के साथ स्नातक नहीं हुआ, तो मैं मर जाऊंगा। खलनायक जीना चाहता है। अरे, यह उदास चेहरा क्यों है? तुम अपने शब्दों से पीछे हटने के बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना? सम्मानित वाल्डेर परिवार के उत्तराधिकारी। मुझे एक मुस्कान दो। हाँ, मैंने मुस्कुराहट बनाने के लिए अपने मुंह के कोनों को मैन्युअल रूप से ऊपर उठाया। तथाकथित जोकर मुस्कान। आयशा सिहर उठी। उफ, वो क्या है? खैर, कल मिलते हैं। फूडी क्लब मीटिंग के बारे में मत भूलना। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और हाँ, ये मत भूलना कि तुमने मुझे तलवारबाजी सिखाने का वादा किया था। इन शब्दों के साथ आयशा प्रशिक्षण मैदान से बाहर चली गई। आह, मेरी जिंदगी। खैर, अगर आयशा और मजबूत हो जाए तो यह मेरे लिए बुरा नहीं होगा। शायद मुझे कुछ खाना खा लेना चाहिए। मैंने कैफेटेरिया में नोक्टार और ऑक्स के साथ भोजन साझा किया। नोक्टार बहुत उत्साहित लग रहा था। वह मेरी ओर देखते हुए अपने पेट को थपथपा रहा था। क्यूक, मैंने अच्छा खाया। थियो, चलो आज हम कुछ बदलाव करते हैं और साथ मिलकर प्रशिक्षण करते हैं। ये तो अच्छा है। हालांकि मुझे पहले कुछ काम निपटाने हैं। मैं बाद में आपके साथ आऊंगा। मुझे रोक से मिलना है।
यद्यपि मैंने उन्हें सभी आवश्यक जानकारी दे दी है, फिर भी कई अप्रत्याशित कारक सामने आ सकते हैं। चूंकि आज रोक आसपास नहीं था, इसलिए वह संभवतः टर्निंग व्हाइट में घुसपैठ करने की रणनीति बना रहा होगा। अपनी कार्यकुशलता के लिए जाने जाने वाले उन्होंने इस समय प्रगति की बहुत सी छलांगें लगा ली होंगी। मैंने नोक्टार को आंख मार दी। नोक्टर ने स्वीकृति में सिर हिलाया। के समझ गया। फिर मैं पहले साथियों के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड जाऊंगा, जब तुम फ्री हो जाओ तब आ जाना। ठीक है, मैं आगे चलूंगा। चलो भाइयों। नोक्टार के अपनी सीट से उठने के साथ ही ऑक्स भी उठे और कैफेटेरिया से बाहर चले गए। मैंने अपने कदम रोक के कार्यालय की ओर बढ़ाए। प्रोफेसर रोक के बड़े कार्यालय के भीतर लगभग 10 संकाय सदस्य पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास विभिन्न प्रकार के हथियार मौजूद थे। दिलचस्प है, चलो देखते हैं। मैंने उनकी स्थिति विंडो पर नजर डाली। उनके आंकड़ों और विशेषताओं के आधार पर उनमें से प्रत्येक कम से कम एक मध्यम निम्न स्तर के नायक के समान ही अच्छा प्रतीत होता था। उत्कृष्ट। इस बल के साथ ये कीट नियंत्रण के लिए पर्याप्त था। रोक ने अपना भाला चमकाते हुए मेरी ओर देखा। थियो, तुम बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए हो। हम उत्तरी जंगल में हमला करने की योजना बना रहे हैं, जहां तुमने उनके नेता को पकड़ा था। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? समझ गया। क्या मैं अपनी टीम को अपने साथ ला सकता हूं? जरूर। हीरो विभाग के मुख्य द्वार पर एक निजी गाड़ी इंतजार कर रही होगी। समझ गया। चलो फिर मुख्य द्वार पर मिलते हैं। रोक को थोड़ा सा प्रणाम करने के बाद क्रेक में रोक के कार्यालय से बाहर निकला। हम ये देखते हुए कि रोक और उनकी टीम तैयार है, उन्हें इंतजार कराना अशिष्टता होगी। सिएना, एमी और जंगवूही को इकट्ठा करने का समय नहीं है। मुझे नोक्टार को अकेले ही लाना होगा। नोक्टार को प्रशिक्षण क्षेत्र से लाने के बाद हम एक साथ हीरो विभाग के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। वहां एक शानदार काली गाड़ी खड़ी थी। मुझे निजी गाड़ी में सफर करना पड़ता है। मूल खेल में निजी गाड़ियों को विलासिता की वस्तु माना जाता है। इन्हें सामान्य प्रोफेसरों या संकाय सदस्यों को आवंटित नहीं किया जाता है। केवल रोक जैसे वरिष्ठ प्रोफेसर को ही यह सुविधा प्रदान की जाएगी। नोक्टर और मैं गाड़ी में सवार हो गए। भूरे और काले रंगों से सजा इसका आंतरिक भाग सूक्ष्म विलासिता का एहसास कराता है। रोक अपनी टीम के बीच अधिकारपूर्ण मुद्रा में बैठे हुए घोषणा की, चलो बाहर चलें। समझ गया प्रोफेसर। निजी गाड़ी पर एक शूरवीर भी नियुक्त किया गया था और ये तीव्र था। हम अपेक्षाकृत कम समय में उत्तरी जंगल में पहुंच गए। जल्द ही हमने मेलन को देखा, जो अभी भी वहीं बंधा हुआ था जहां हमने उसे छोड़ा था। आह ओह आह। मेलन नोक्टार और मुझे देखकर सदमे से पीछे हट गया। पिछले दिन जब हमने उसे छोड़ा था, उसकी तुलना में वह बहुत अधिक दुबली पतली लग रही थी। हमने पूछताछ को आसान बनाने के लिए उसे इस निर्जन ठंडे स्थान पर बांधकर छोड़ दिया। क्या मैंने बात को बहुत आगे बढ़ा दिया? मैंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह इतनी उदास दिखेगी। मैंने मेलन का निष्पक्ष होकर निरीक्षण किया। उसके भारी लबादे के नीचे उसकी पीली त्वचा दिखाई दे रही थी। यहाँ वहाँ फटा हुआ पतला टॉप और शॉर्ट्स उसकी जांघ का आधा हिस्सा ही ढक रहे थे। उसका शरीर कसाई की दुकान में रखे मांस के टुकड़े की तरह बुरी तरह बंधा हुआ था। उसकी गोरी जांघों, बाहों और कलाइयों पर पट्टियों के स्पष्ट निशान उसके बंधे होने का प्रमाण है। आंखें गहरे काले घेरे से ढकी हुई, आंसुओं की धार से धुंधली। फटे हुए होंठ और धंसे हुए गाल। कपड़े बुरी तरह से फटे हुए और अस्त व्यस्त थे, और उसके मुंह के कोनों पर सूखी लार चिपकी हुई थी। कृपया मुझे बचाओ। नहीं, बल्कि मुझे मार डालो। मुझे डर लग रहा है। मुझे मत मारो, बंद करो। ओह ओह, वो आंखें जिन्होंने मुझे चीर डाला। वो राक्षस उस बड़े औक को ऐसे आदेश दे रहा है जैसे वो कोई साधारण वस्तु हो। मेलन डर के मारे चीखने लगा, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और फिर वह बेहोश हो गया। ये दृश्य देखकर सभी लोग चुप हो गए। उन्होंने केवल मेलन और मेरे बीच नजरें बदली, एक शब्द भी नहीं कहा। अंततः रोक ने अपनी नजर मुझ पर टिका दी। आपने वास्तव में क्या किया? उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। धत्तेरी की। हाँ, लेखक ने यहाँ उसका वर्णन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 3/5 चैप्टी का आनंद लें। यहाँ क्लिक करें। अध्याय 79 S&M 2 TL संपादक राय अनुसूची 5 सप्ताह बुधवार रविवार चित्र। यहाँ मैंने गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। मेरे पास ट्विस्टेड नोबल की गरिमा की शक्ति होने के बावजूद इस अराजकता के बीच में अपना धैर्य बनाए रखना कठिन था। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। मेरा इरादा यह नहीं था कि चीजें इस तरह हों। मैं बस चीजों को सही तरीके से संभालना चाहता था, मैंने समझाया।
पहले तो उन्हें मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैं उन्हें समझाता गया वे भी सिर हिलाने लगे। ओह, मैं समझ गया। मैंने गलत समझा। माफी चाहता हूँ छात्र थियो। मैं काफी समय से इतना विचलित नहीं हुआ था। हमें भी खेद है। हमें नहीं लगा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो हमने देखा वह बहुत बुरा था। एक तरह से आपने स्थिति को ठीक से संभाला जैसा आपने कहा था। ठीक है, मुझे लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मैं समझ गया कि वे क्यों परेशान थे। कम से कम गलतफहमी तो दूर हो गई। उन्हें भी शायद मुझ पर तरस आया होगा। हाँ, मेरी किस्मत। मुझ पर हमेशा कोई न कोई इल्जाम लगता रहता है, लेकिन ये कभी आसान नहीं होता। मेलन की स्थिति कोई मदद नहीं कर रही थी। मैंने उसे बांध रखा था ताकि वह शांत महसूस करे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह से अपना आपा खो देगी। रोक ने मेलन की ओर देखा, जो अभी भी बेहोश था, और फिर समूह के बाकी सदस्यों की ओर मुड़ा। लगता है वह जाग नहीं रही है। चलो उसे पूछताछ कक्ष में ले चलते हैं। समझ गया, वरिष्ठ प्रोफेसर। अन्य शिक्षकों ने सावधानीपूर्वक मेलन को खोला और उसके हाथों और पैरों पर मेनासील की हथकड़ियां डाल दी। उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसका मुंह भी बंद कर दिया। अच्छा, साफ काम। वे संपूर्ण हैं। मैं इसे उन पर छोड़ सकता हूं। हमने उसे सुरक्षित कर लिया है, वरिष्ठ प्रोफेसर। अच्छा काम किया। चलो अब वापस चलें। वे मेलन को निजी गाड़ी में ले गए। नोक्टार और मैं उनके पीछे चले गए। अब हम प्रस्थान करेंगे। हम जल्दी से हीरो विभाग के पूछताछ कक्ष में पहुंच गए। हम हीरो विभाग के तहखाने में पूछताछ कक्ष के अंदर थे। मेलन एक कुर्सी पर बैठा था, अभी भी बेहोश था। एक चिकित्सक उसकी जांच कर रहा था। उनके सामने रोक, नोक्टार और मैं देख रहे थे। जल्द ही चिकित्सक कमरे से बाहर आ गया। वह शारीरिक रूप से ठीक है। उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। वह नहीं उठ रही है, इसका कारण मनोवैज्ञानिक है। चिकित्सक ने रोक की ओर देखते हुए धीरे से कहा। मैं समझ गया। आपने कड़ी मेहनत की है, रोक ने उत्तर दिया। तो फिर मैं चला जाऊंगा। आगे बढ़ो। चिकित्सक चला गया। रोक ने मेलन का अध्ययन करते हुए अपना चेहरा कठोर बनाए रखा और कमरे में उपस्थित अन्य लोगों को संबोधित किया। सब लोग बाहर जा सकते हैं। अगर कुछ भी हो जाए तो मदद मांगने में संकोच न करें। आप सभी ने कड़ी मेहनत की है। हाँ, हम अपने रास्ते पर होंगे। समझा। सिर झुकाकर कर्मचारी पूछताछ कक्ष से बाहर चले गए। हालांकि मैं वहीं रहा जहां था। इस समय एक कलाकृति है जो मुझे केवल रोक से ही मिल सकती है। मैंने नोक्टार को एक हल्की सी आंख मारकर संकेत दिया। उन्होंने समझकर सिर हिलाया और दूसरों के साथ बाहर चले गए। कमरे में केवल रोक और मैं ही रह गए। वरिष्ठ प्रोफेसर, लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या बात है? कौतूहलवश रोक ने मेरा अध्ययन किया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, क्या बात है? बताओ मुझे। रोक के होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, घड़ी में रात के 8 बज चुके थे। रोक के साथ अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद मैं अपनी जेब में रोमियो और जूलियट को लेकर तहखाने से बाहर निकला और हीरो विभाग के प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर चल पड़ा। अंततः मैं अपनी खंजर कला का अभ्यास कर सकता हूँ। आज पहले हुए द्वंद्वयुद्ध के दौरान मैंने जंग वूही और एशिल्ड की खंजर तकनीक को बारीकी से देखा था। मुझे जल्द से जल्द उन कौशलों में निपुणता हासिल करनी थी। खंजर चलाने का मेरा वर्तमान कौशल लगभग नगण्य था। किसी जादुई गुड़िया के साथ अभ्यास करना किसी मानव प्रतिद्वंद्वी के साथ अभ्यास करने से अधिक लाभदायक होगा। चरमराहट के साथ मैंने प्रशिक्षण क्षेत्र का विशाल दरवाजा खोला। जादुई गुड़िया के साथ मुकाबला करने के लिए मुझे मुकाबला क्षेत्र को पार करना पड़ा। इस समय ये स्थान खाली होना चाहिए। अभ्यास क्षेत्र में पहुंचकर मैं अचानक रुक गया। ओह, वहां एक अकेली आकृति खड़ी थी। एक महिला जिसके छोटे उग्र बाल थे, आंखें बंद थीं, सांस स्थिर थी। हाथ में तलवार लेकर वह अपने पैरों का अभ्यास कर रही थी। ये दृश्य सुंदर और भव्य था। उनका आंदोलन एक तरह से पवित्र था। एक क्षण के लिए तो मैं स्तब्ध रह गया। यह इतना लुभावना था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ उमड़ रहा हो। क्या यह तलवार नृत्य है? यह महज तलवारबाजी का प्रदर्शन नहीं था। यह एक उत्कृष्ट कलाकृति थी। अपनी नजरें हटाने में असमर्थ, मैंने पर्यवेक्षक की नजर को बढ़ाया और उसकी चाल का अध्ययन करना शुरू कर दिया, जबकि उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसकी उंगलियों में नाजुक कंपन, उसके पैरों की दिशा, उसके कदमों की लंबाई। मैंने हर विवरण को याद कर लिया। अंततः उसने एक हल्की आह भरकर अपना नृत्य समाप्त किया। तौलिए से अपनी त्वचा पर लगे पसीने को पोंछते हुए उसने अपनी आंखें खोली और हमारी निगाहें एक दूसरे से मिल गईं। हम दोनों में से कोई भी नहीं बोला।
वह उदास लग रही है। उसकी पन्ने जैसी आंखों में उदासी की झलक थी। मैंने अपनी नजरें फेर लीं। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उससे दूरी बनाकर रखूंगा। उसकी ओर पीट करके मैं तेजी से सिमुलेशन प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर चल पड़ा। फिर भी उसके सुंदर तलवार नृत्य की स्मृति मेरे मन में बनी रही। सुंदरता और लालित्य हमेशा मेरे भीतर कुछ गहराई से जगाते थे। मैं अभी अपने आप में नहीं हूं। इस अवस्था में पीएल के साथ बातचीत करना खतरनाक हो सकता है। यह शापित शरीर मामले को और भी जटिल बना दिया था। जादुई कारतूस का निशान जो अब मेरी त्वचा पर अंकित हो गया था। यदि कोई इसे देख ले तो निस्संदेह वह मुझे अपराधी करार देगा। मैं अपनी प्रतिष्ठा को इस तरह से धूमिल नहीं करना चाहता था। अपने संयम को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हुए मैंने पाया कि पीएल की सुंदर गतिविधियों की छवि अभी भी मेरे मन में स्पष्ट रूप से अंकित है, जो मिटने का नाम नहीं ले रही है। उसकी हरकतें मेरे विचारों में घूमती रहीं। प्रहार प्रहार, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। ये पहली बार था जब मैंने इतनी मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया का अनुभव किया था। थियो, यह आदमी, उसे इस तरह की चीजें पसंद थीं। बेशक मूल थियो एक छोटा सा अतिरिक्त पात्र था जिसने कहानी को जल्दी छोड़ दिया था, इसलिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरा तेजी से धड़कता दिल खुद ही सब कुछ कह रहा है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। भले ही मैंने थियो के शरीर पर कब्जा कर लिया था, फिर भी मैं अपनी पहचान नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, गहरी सांसें लेते हुए मैंने अपने भटकते विचारों पर लगाम लगाने की कोशिश की। अब सिमुलेशन प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर जाने का समय आ गया है। जब ऐसी भावनाएं मुझ पर हावी होने का खतरा पैदा करती थीं, तो शारीरिक परिश्रम अक्सर सबसे अच्छा ध्यान भटकाने वाला साधन होता था। मैंने रोमियो और जूलियट को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। अतिरिक्त प्रतिरोध के लिए अपने अंगों पर भार डालते हुए मुझे आशा थी कि सहनशक्ति मुझे अपने भीतर उठ रहे भावनाओं के तूफान को भूलने में मदद करेगी। कठोर सत्र के बाद मैं थका हुआ लेकिन संतुष्ट होकर प्रशिक्षण क्षेत्र से बाहर निकला। शुक्र है, पेल कहीं दिखाई नहीं दिया। हालांकि भावनाओं का तूफान काफी हद तक शांत हो गया है, लेकिन ये केवल अस्थायी था। मेरे हृदय के शांत कोनों में उन भावनाओं की चिंगारी अभी भी धधक रही थी। वे अभी तक पूरी तरह से बुझ नहीं पाए थे। मैं जल्दी से जादू विभाग जाने वाली गाड़ी में सवार हो गया। अब समय था रात के 9:50 बजे से समय पर वहां आने का मेरा कारण स्पष्ट था। मुझे जादुई कारतूस में जादू डालने के लिए सेरिया की आवश्यकता थी। लेकिन सेरिया को मनाना आसान नहीं होगा। सेरिया रून हेस्टिया, ब्लैक टॉवर के स्वामी की बेटी, महाद्वीप पर दुर्लभ 8वें चक्र के जादूगरों में से एक। थियो और पेल की तरह वह भी कुलीन वंश की थी, जैसा कि उसके मध्य नाम से पता चलता है। पैसा उसे प्रभावित नहीं कर सकता था। कम से कम मुझे सौदा पक्का करने के लिए उसे कोई दुर्लभ कलाकृति या वस्तु देनी होगी। उन्हें जादू और बांधने वाले गुणों वाली कलाकृतियों में विशेष रुचि थी। यह मूल खेल में स्पष्ट था, जहां वह मुख्य रूप से बांधने और सील करने वाले मंत्रों का उपयोग करती थी। जादू विभाग के अनुसंधान कक्ष में पहुंचकर मैंने खुद को पास के एक पेड़ के पीछे छिपा लिया। सेरिया जादू का शौकीन होने के कारण आमतौर पर रात 10 बजे तक अनुसंधान कक्ष में ही रहता था। वर्तमान समय रात्रि 9:55 बजे था। जादू विभाग के अन्य छात्र बहुत पहले ही अपने छात्रावासों में चले गए थे। लगभग 5 मिनट में सेरिया बाहर आ जाएगी। अपनी जेब में हाथ डालकर मैंने एक मैना सीलिंग वस्तु और एक नोट निकाला जो मैंने पहले लिखा था। मन सील करने वाली वस्तु, जो हथकड़ियों की एक जोड़ी जैसी दिखती थी, एक कलाकृति थी जिसे मैंने पहले रोग से प्राप्त किया था। ये मन हथकड़ियां एक दुर्लभ वस्तु थीं, जिनका उपयोग आमतौर पर वरिष्ठ प्रोफेसर रोग द्वारा किया जाता था तथा इन्हें सीधे एक मास्टर बौने द्वारा तैयार किया जाता था। जेब में पैसे भरे होने पर भी ऐसी वस्तु प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। मैंने कुछ समय लिया और अपने लिखे नोट को पुनः पढ़ा। सेरिया रून हेस्टिया, मैं एक व्यापार का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। इस वस्तु को एक जमानत मान लीजिए। अगर आपको इसमें रुचि हो तो कल रात 10 बजे रिसर्च रूम के सामने मुझसे मिलिए। मैंने जानबूझकर बाएं हाथ से लिखा ताकि वह हस्तलिपि से यह अनुमान न लगा सके कि वह कौन है। इसके बाद मैंने नोट को हथकड़ियों के चारों ओर सुरक्षित रूप से लपेट दिया। फिर मैं एक गुप्त स्थान पर बैठ गया। मेरी नज़र जादू विभाग के अनुसंधान कक्ष के दरवाजे पर टिकी हुई थी। चीख अंततः सेरिया उभरकर सामने आया। जादुई गुर्रियों के प्रशिक्षण क्षेत्र का नाम बदलकर सिमुलेशन प्रशिक्षण क्षेत्र कर दिया है। आमतौर पर मैं इसे सिर्फ प्रशिक्षण क्षेत्र मैदान ही कहता हूँ। मैंने उस क्षेत्र का नाम बदलकर, जहां वे आमतौर पर नोक्टार पील नीके के साथ प्रशिक्षण अभ्यास करते थे, अब स्पैरिंग क्षेत्र मैदान कर दिया है।
अब मैं पूरी जगह को प्रशिक्षण क्षेत्र कहता हूँ। इससे पहले मैं उन सभी को प्रशिक्षण क्षेत्र के नाम से पुकारता था और संदर्भ का उपयोग करके ये समझता था कि यह क्षेत्र का कौन सा भाग है, लेकिन इस अध्याय में उनका उल्लेख एक के बाद एक किया गया है, इसलिए मैंने उन्हें नाम देने का निर्णय लिया ताकि मानसिक रूप से उन्हें समझना थोड़ा आसान हो जाए। 4/5 चैप्टी का आनंद लें। यहाँ क्लिक करें। अध्याय 80 S&M 3 TL संपादक राय अनुसूची 5 सप्ताह बुधवार रविवार चित्र। यहाँ सेरिया प्रयोगशाला के प्रवेश द्वार पर कुछ देर रुकी। निश्चित रूप से ये सेरिया है। मैंने उसे करीब से देखा। गहरे बैंगनी रंग, लंबे लहराते बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे और उससे मेल खाती बैंगनी आंखें। अकेले ये विशेषताएं 99% मेल खाती हैं। इसके अलावा देर रात के आकाश की धुंधली चांदनी के नीचे उसकी प्रतिमा और भी अधिक प्रभावशाली उपस्थिति दर्शा रही थी, जिससे ये निश्चित रूप से 100% हो गया। सिएना वह मारी से भी बड़ी है। ईमानदारी से कहें तो सेरिया को उसके चेहरे को देखे बिना भी केवल एक नज़र देखकर पहचाना जा सकता है। ऑब्जर्वर आई की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। ओह आदमी, मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ। यद्यपि यह पुरुषों के लिए स्वाभाविक विचार है, परंतु अभी निश्चित रूप से इस तरह के विचारों का समय नहीं है। मैंने पुनः अपना ध्यान केंद्रित किया। मेरी दृष्टि मेरे हाथ में पड़े हथकड़ी पर गई। रोक द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया मन सीलिंग उपकरण, या दूसरे शब्दों में कहें तो मन कफ्स। ये वस्तु एक सेट के रूप में आई, एक चाबी और कफ। हालांकि फिलहाल कोई चाबी नहीं थी। रोक ने बताया था कि चाबी उसके निजी भंडार में रखी है और मुझे कल उससे मिलने आने को कहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ये सेरिया है तो वह निस्संदेह बिना चाबी के इन हथकड़ियों को स्वयं खोलने का प्रयास करेगी, और वह असफल हो जाएगी। जादू विभाग में शीर्ष पर होने के बावजूद ये हथकड़ियां एक मास्टर बौने की रचना थीं। किसी भी छात्र के लिए यह एक कठिन कार्य होगा। जब बात संयम और सीलिंग की आती है तो उसे बहुत गर्व होता है। स्वाभाविक रूप से उसका अभिमान आहत होगा और वह चाबी प्राप्त करने की आशा में मेरे सौदे पर सहमत हो जाएगी। जैसे ही सेरिया प्रयोगशाला से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। बहुत बढ़िया, अब समय आ गया है। मैंने जादुई हथकड़ियां फेंक दी। फुश। यहां तक कि फेंकने से संबंधित किसी भी विशेषता के बिना भी मनकफ ने एक पूर्ण परवलय का पता लगाया और धमाका सेरिया के ठीक सामने उतरा। आश्चर्यचकित होकर सेरिया ने अपने आसपास के वातावरण को देखने से पहले मन की हथकड़ियों पर नजर डाली। स्वूश। फिर उसने हथकड़ी उठाए और प्रयोगशाला के पीछे चली गई। ओह, मैं प्रसन्न हूँ। वह बहुत सावधान है। आसपास अकेली होने के बावजूद उसने फिर भी एक अधिक निजी स्थान का चयन किया। हम निश्चित रूप से अच्छे साझेदार होंगे। मैंने रास्ता बदला और प्रयोगशाला के पीछे घने पेड़ों के पीछे चुपचाप खड़ा हो गया। मैं अपने आसपास का निरीक्षण करता रहा। मेरी ऑब्जर्वर आई आयशा की शार्प विजन जैसी दृष्टि नहीं बढ़ाती। हालांकि मैंने जल्दी ही उसे ढूंढ लिया। वह वहां है। मैं देख सकता था कि सेरिया प्रयोगशाला के पीछे दुबकी हुई हथकड़ियों से जुड़े नोट की जांच कर रही थी। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, मानो किसी बिल्ली को कोई दिलचस्प खिलौना मिल गया हो। जल्द ही सेरिया अब मन कफ्स को पकड़े हुए खड़ी हो गई और एक बार फिर अपने आसपास का निरीक्षण करने लगी। उसकी आंखें नीलम की तरह चमकती हुई रात के आकाश के नीचे चमक रही थीं। हालांकि उसे कुछ भी नहीं मिला। अंततः वह चली गई। हे, मैंने एमी और जंग वूही के छिपने के कौशल को देखकर सीखा। इसका पता लगने की कोई संभावना नहीं थी। ये हो चुका है। वह कल इसी समय वापस आ जाएगी, ये निश्चित था। अंततः मैं भी जादू करने में सक्षम हो जाऊंगा। जादू जो शून्य मन का उपभोग करता है। ये बहुत भारी लग रहा था। अगले दिन गुरुवार लंच टाइम। जल्दी से दोपहर का भोजन समाप्त करके मैं पूछताछ कक्ष की ओर चल पड़ा, जहां हमने मेलन को एक दिन पहले छोड़ा था। रोक को वहां होना ही था। मैंने उसे पूरी सुबह नहीं देखा था। मैं चुपके से कमरे में गया। हम एक छात्र के रूप में ऐसे कमरे में प्रवेश करते और बाहर निकलते समय देखा जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने बिना खटखटाए सीधे अंदर जाने का निर्णय लिया। मैंने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा बिना किसी प्रयास के खुल गया। ये बंद नहीं किया गया था। कमरे के अंदर मुझे रोक मिला। पीछे से देखने पर रोक बेहोश मेलन के मुंह के एक कोने को एक असाधारण रूमाल से धीरे से पोंछ रहा था। मैं उसके पास गया और धीमी आवाज में बोला, वरिष्ठ प्रोफेसर। रोक ने अचंभित होकर अपना सिर मेरी ओर घुमाया। हम आप यहाँ हैं। रोक ने खांसते हुए रूमाल को तेजी से जेब में डाल लिया, मानो कुछ हुआ ही न हो। मम, इस बूढ़े आदमी को देखो।
बेशक रोक ने कुछ भी अनुचित नहीं किया होगा। वह इतना मूर्ख नहीं था कि क्षणिक इच्छा के कारण वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में अपने प्रतिष्ठित करियर को खराब कर दे। लेकिन ये स्थिति अपने आप में काफी अजीब थी। अब क्या तुम मेरी भावनाएं समझ रहे हो? गंजे बोले। मैं चुप रहा, मेरा चेहरा भावहीन था, मैं रोक का अध्ययन कर रहा था। पहली बार रोक ने असहजता का संकेत प्रदर्शित किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं चाबी लेने आया था। अच्छा, ठीक है। आज के व्याख्यान के बाद मेरे कार्यालय में आ जाना। मैं कल रात से यही पूछताछ कर रहा हूँ। समझ गया। क्या तुम कुछ निकाल पाए? मुझे कुछ नया नहीं मिला। बस आपने जो जानकारी दी थी उसकी पुष्टि हुई। कोई विसंगति नहीं थी। मैंने पहले भी ऐसा महसूस किया है, लेकिन आप उल्लेखनीय रूप से विस्तृत हैं। प्रभावशाली ढंग से। अगर मैं कुछ करने जा रहा हूं तो मेरा इरादा उसे सही ढंग से करने का है। फिर आज के व्याख्यान के बाद मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, थियो। रोक ने अपना सिर हिलाया। आज की कक्षाएं समाप्त हो गईं। दोपहर का समय व्यवहारिक युद्ध कक्षा के लिए आवंटित किया गया था। व्यवहारिक लड़ाकू वर्ग। प्रशिक्षक ये बताएंगे कि वास्तव में मुकाबला कैसे किया जाता है, कुछ परिस्थितियों में उचित प्रतिक्रिया, विशिष्ट हथियारों से लैस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ विचार करने के लिए मुख्य बिंदु इत्यादि। स्वाभाविक रूप से मेरी पर्यवेक्षक की नज़र ने हर विवरण को कैद कर लिया। सभी प्रशिक्षक वर्तमान में सक्रिय नायक हैं। सत्यापित व्यक्ति। मैं केवल अवलोकन से ही बहुत कुछ सीखता हूँ। स्वाभाविक रूप से किसी भी उपयोगी तकनीक को मैं अपनी शैली के अनुसार ढाल लूंगा और आवश्यकतानुसार उनका प्रयोग करूंगा। इस विचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपना बैग पैक करते हुए, मेरी नजरें पेल से मिलीं। उसकी हरी आंखों में दुख भरी नजर थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने मुझे पिछले दिन दिया था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि पेल हाल ही में काफी उदास दिख रहा है। उनका सामान्य जीवंत आत्मविश्वासी व्यवहार गायब था। मैं ये क्यों देखता रहता हूँ? ये सब अंदर बैठे उस बदमाश थियो की वजह से है। मैं अपने गालों में गर्मी बढ़ती महसूस कर सकता था। मैंने एम्पलीफिकेशन ओप के साथ अपनी ट्विस्टेड नोबल की गरिमा को बढ़ाया। बमुश्किल संयम बनाए रखते हुए मैंने अपनी नजरें पीएल से हटा ली। हालांकि मेरी बेचैनी सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो गई क्योंकि मैंने नजरें फेर ली। सुलगती आग में और घी डाला गया। थियो की भावनाएं बढ़ती जा रही थीं। पर्यवेक्षक की आंख आसानी से यह नहीं भूलती कि वह किस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विशेषकर कल उसके मनमोहक तलवार नृत्य पर ध्यान केंद्रित करने के कारण ये काफी समय तक मेरी स्मृति में बना रहेगा। मुझे एक योजना की जरूरत है। थियो टिल्डे, तुम्हें पता है कि आज फूडी एक्सप्लोरेशन क्लब की मीटिंग है ना? आयशा, जो मेरे पास आई थी, खुशी से मुस्कुरा उठी। हाँ, हे, आज हम एक बहुत महंगी जगह जा रहे हैं। चलो साथ चलते हैं। नहीं, आप आगे बढ़ें। मुझे पहले एक जगह घूमनी है। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बस ये सुनिश्चित करो कि तुम मीटिंग के लिए देर से न पहुंचो। ये कहकर मैं चाबी लेने के लिए प्रोफेसर रोक के कार्यालय की ओर चल पड़ा। फूडी एक्सप्लोरेशन क्लब की बैठक समाप्त हो गई। 7 बज चुके थे। सेरिया के साथ बैठक रात 10 बजे के लिए निर्धारित थी, इसलिए मेरे पास कुछ समय था। तब तक मैंने आयशा को तलवारबाजी का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। जैसे ही मैं रेस्तरां से निकलने वाला था, थियो एंड्रयू ने मुझे पुकारा। हाँ, मेरा एक सवाल है। एंड्रू के पुनः बोलने से पहले कुछ देर तक विराम रहा। वह क्या कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। यह क्या है? अगले हफ्ते की मीटिंग हॉटडॉग के लिए है ना? क्या आपको हॉटडॉग पसंद है? हॉट डॉग्स, मैं उनका आनंद लेता हूँ। अपने पिछले जीवन में, आधुनिक दुनिया में, मैं इन्हें अक्सर खाता था। हाँ, मुझे वे पसंद हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे कोई बात नहीं, आज तुम्हें देखकर मुझे बस खुशी हुई। खैर, अब मैं चलता हूँ। एंड्रू का चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी से अपनी सीट से उठ गया। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसे क्या हो गया है? बैठक के बाद मैंने आयशा को तलवारबाजी का पाठ पढ़ाया। पिछले दिन के अपने शानदार प्रदर्शन के विपरीत आज वह अपनी सामान्य सुस्त अवस्था में लौट आई। अरे क्या ये सब नाटक था? कल उसने जो कौशल दिखाया वह वास्तविक था। मैं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था और मैंने अपनी सतर्कता भी कम कर दी। लेकिन इसके बावजूद मैं ऐसे औसत दर्जे के प्रतिद्वंद्वी को हिट नहीं करने दे सकता था। खैर, अगर यह एक नाटक भी था तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आयशा मजबूत हो जाए तो यह मेरे लिए अच्छा है। हालांकि मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि वह कौन सा खेल खेल रही है। तलवारबाजी के पाठ के बाद मैंने कुछ और प्रशिक्षण लिया और फिर तुरंत जादू विभाग की ओर चल दिया।
मैं गाड़ी से उतर गया। उस समय शाम के 9:30 बजे थे। सेरिया के साथ नियत समय तक मेरे पास अभी भी 30 मिनट का समय था। यद्यपि वहां कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी मैंने जंग वूही की तरल गति का अनुकरण करते हुए प्रयोगशाला के निकट एक स्थान पर कदम रखा जहां पेड़ घनी संख्या में थे। फिर मैंने भेस बदलने के औजारों वाला बैग खोला। मैंने एमी से उन्हें पहले से तैयार करने के लिए कहा था। बैग के अंदर एक काले रंग की, आकार में फिट होने वाली पोशाक और एक मुखौटा था, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेलन को पकड़ने के हमारे ऑपरेशन के दौरान जंग वूही ने पहना था। ये वह पोशाक है जिसे आमतौर पर इक्विलिब्रियम हत्यारे अपने मिशन पर पहनते हैं। हाँ, अरे मैं इसे कैसे पहनूं? आह, बहुत बुरा हुआ। अगले हफ्ते और भी सीरियाची की स्माइली फेस 5/5 चैप्टी का आनंद लें। यहाँ क्लिक करें। अध्याय 81 S&M 4। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं किसी को यह नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। तो मुझे ये चीज पहननी होगी। मुंह बनाते हुए मैंने अपने बैग से एक चुस्त काला सूट निकाला। ओह लानत, ये दस्ताने की तरह फिट बैठता है। कपड़ा बिल्कुल सही तरीके से फैला, मेरे निचले हिस्से से ज्यादा चिपका नहीं, जैसे कि यह मेरे लिए ही बनाया गया हो। इससे मुझे और अधिक गुस्सा आता है। एक कस्टम मेड सूट सिर्फ मेरे लिए। रोमांचक लेकिन पूरी तरह अपमानजनक। कल्पना कीजिए, मेरी कड़ी मेहनत से अर्जित काया रात के अंधेरे में एक स्किन टाइट सूट में प्रदर्शित हो रही है। अगर कोई मुझे देख लेता तो मैं अपनी जीभ काट लेता और उसी समय मृत्यु की कामना करता। मुझे लगा कि थियो भी मेरी भावना से सहमत है। सूट पहनने मात्र से ही ट्विस्टेड नोबल की गरिमा शुरू हो जाती है, जिससे दर्दनाक सनसनी फैल जाती है। दर्द बंद नहीं हुआ, यह आना जारी रहा। अन्य प्रकार की यातना की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं इस सूट में हूं, तब तक ये दर्द होता रहेगा। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दर्द के बावजूद मैंने अपने बदले हुए कपड़ों को बड़े करीने से मोड़कर बैग में रख दिया। हाँ, कष्टदायक लेकिन सहनीय। शायद मेरी दृढ़ता बढ़ जाएगी। मैंने उज्ज्वल पक्ष को देखने का प्रयास किया। मुझे कम से कम बात करनी चाहिए। मूल गेम में थियो हर तरह से दयनीय था, लेकिन उसकी शक्ल दुनिया में सबसे अच्छी थी। उन्होंने उसे एक आकर्षक आवाज दी, एक गहरी, समृद्ध और मखमली आवाज। आप कह सकते हैं कि थियो की आवाज शहद जैसी है। अगर मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो सेरिया कहेगी वह आवाज, और मुझे पहचान लेगी। मुझे सावधान रहना होगा। मेरे अधिकांश अनुरोध पूर्व लिखित नोटों या इशारों के माध्यम से दिए जाएंगे। इससे 95% मामलों का समाधान हो जाएगा, लेकिन सभी स्थितियों को कागज या संकेतों से नहीं संभाला जा सकता। अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं उसे संक्षिप्त रखूंगा। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद मैंने सूट के साथ आया काला मास्क पहन लिया। फिर तीव्र होते दर्द से खुद को बचाते हुए मैंने इंतजार किया। सेरिया के प्रयोगशाला से बाहर जाने का इंतजार किया। रात 10 बजे हमेशा की तरह सेरिया प्रयोगशाला से बाहर निकली, लेकिन उसका मूड बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वह कौन था? उसने सोचा कि कल रात क्या हुआ था। वह अज्ञात व्यक्ति जिसने उसे अग्रिम भुगतान के रूप में मैजिक सीलिंग कफ्स दिया था। कई परीक्षणों के बाद उन्होंने निश्चय किया कि यह एक असाधारण वस्तु है। यह कोई आसान चीज नहीं है जिसे ढूंढना आसान हो। उसने कई बार हथकड़ी खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। अपनी सारी जानकारी का उपयोग करने के बावजूद हथकड़ियां बंद ही रहीं। उसने बताया कि यह वस्तु अग्रिम भुगतान के रूप में है। काम पूरा हो जाने पर मैं चाबी ले लूंगा। उसे यह संदिग्ध लगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। कफ्स ने उसके संग्रह के प्रति जुनून को जगा दिया था। ऐसी चीजें आसानी से नहीं मिलती। लेकिन वह कौन हो सकता है? जिस रहस्यमय व्यक्ति ने उसे जादुई सीलिंग कफ्स सौंपी थी, वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी रुचि किसमें है। इसके अलावा उन्होंने रात 10 बजे मिलने का भी प्रबंध किया। ये स्पष्ट प्रमाण है कि वे उसके सामान्य कार्यक्रम से परिचित थे, कि उन्होंने उसका इतनी बारीकी से अध्ययन किया था। अब तक किसी को भी उसके वास्तविक शौक और रुचियों के बारे में पता नहीं था। मुझे आशा है कि वह एक अच्छा दिखने वाला लड़का होगा। बाकी सभी के लिए वह एक आदर्श छात्रा थी, जो साफ सुथरा जीवन जी रही थी और अपनी कक्षा में अव्वल थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे देख लेने का विचार रोमांचक था। यह एहसास काफी रोमांचकारी था। इससे पहले कि वह इसे रोक पाती, एक हल्की सी हंसी निकल गई। वह डरी नहीं थी, वह उत्साहित थी। शर्मराहट अभी भी उत्सुकता से भरे हुए सेरिया प्रयोगशाला से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने चारों ओर देखना शुरू किया, पास की घनी झाड़ियों से एक आकृति उभरी। एक आदमी काले रंग के सूट में है, उसका चेहरा काले नकाब से छिपा हुआ है। हम
बिना सोचे समझे उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान उभर आई। जैसी कि उम्मीद थी, उसने उसे निराश नहीं किया। कितना बोल्ड स्वाद! एक औसत व्यक्ति को वह पागल लग सकता है, लेकिन सेरिया के लिए वह बिल्कुल सही था। प्रहार प्रहार काले कपड़े पहने आदमी आत्मविश्वास से भरे कदमों से उसके पास आया। सेरिया ने उसकी ओर देखा। जैसा कि मैंने सोचा था, यह एक आदमी है। वह एक फिट व्यक्ति था, उसकी सुडौल मांसपेशियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। काले कपड़े पहने आदमी ने उसे कागज का एक टुकड़ा दिया। इसमें किसी शांत स्थान पर जाने का सुझाव दिया गया। हम ठीक है, क्या मैं जगह चुन सकता हूँ? काले कपड़े पहने आदमी ने सिर हिलाया। तो फिर मेरे पीछे आओ। काले कपड़े पहने आदमी के साथ सेरिया अपनी निजी प्रयोगशाला में पहुंची। जादू विभाग द्वारा दिया गया स्थान। प्रत्येक कक्षा के केवल शीर्ष 10 छात्रों को ही निजी प्रयोगशाला मिली। अपनी कक्षा में अव्वल होने के कारण सेरिया के पास एक विशाल प्रयोगशाला थी, जिसके साथ एक तहखाना भी जुड़ा हुआ था। मेरे पीछे आओ। क्या तुम देख सकते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो? काले कपड़े पहने आदमी ने सिर हिलाया और सेरिया के पीछे पीछे अंधेरे तहखाने में चला गया। माहौल के विपरीत सेरिया गर्मजोशी से मुस्कुराए। तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? चुपचाप। काले कपड़े पहने आदमी ने सेरिया को कागज का एक और टुकड़ा थमा दिया। एक क्षण बाद उसने उस पर नजर डाली और बोली, तो आप चाहते हैं कि मैं आपके शरीर पर जादुई कारतूस में जादू डाल दूं, है ना? आदमी ने सिर हिलाया। सेरिया ने पूछा, क्या आप बात नहीं कर सकते? लेकिन इसके बजाय उसने अपने चेहरे पर एक विकृत मुस्कान ला दी। छिपे रहने के लिए बहुत सावधान। ये दृष्टिकोण उसे पूरी तरह से अध्ययन करने का है, जबकि अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना है। उसके अलग थलग व्यवहार ने उसकी जिज्ञासा को उत्तेजित कर दिया, जो कि आम लोगों की जिज्ञासाओं की तुलना में हमेशा थोड़ा असामान्य था। उसकी रुचि और भी बढ़ गई। ठीक है, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। पहले कृपया अपना जादुई कारतूस दिखाओ। उसने अपना स्किन टाइट टॉप उतार दिया। जिस मजबूत ऊपरी शरीर का उसने केवल अनुमान लगाया था, वह पूरी तरह से प्रदर्शित हो चुका था। अरे वाह! सेरिया अपनी नज़र उसके सुडौल धड़ से हटा नहीं पा रही थी। पतली कमर, चौड़े कंधे, ठोस छाती। आकार न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा। वह बिल्कुल सेरिया की पसंद का था। जब सेरिया ने भूखी निगाहों से उस आदमी के शरीर की जांच की, तो उसे अंततः उसके बाईं ओर जादुई कारतूस मिला। यही है। तीसरे चक्र तक जादू को कम करने के लिए मैं तुरंत शुरू करूंगा। अपनी लंबी पतली पीली उंगलियों से सेरिया ने धीरे से उस आदमी के शरीर को छुआ और जादू का संचार करना शुरू कर दिया। काम तुरंत शुरू हो गया। सेरिया के लिए, जो मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही 5वें चक्र का जादूगर बन चुका था, तीसरे चक्र का जादू बच्चों का खेल था। वह नशे में होने पर भी यह काम बिना किसी गलती के कर सकती थी। सेरिया ने आंखें सिकोड़ लीं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अकादमी में शामिल होने से पहले सेरिया ने जादू टॉवर पर अनगिनत जादू की नक्काशी देखी थी, लेकिन उत्कीर्णन के इस रूप से यह उनका पहला सामना था। अधिकांश जादुई उत्कीर्णन जादू के प्रयोग को आसान बनाने में सहायक होते हैं, लेकिन यह स्वयं ढलाई वाला था। दुनिया में यह क्या है? ये प्रश्न उसके मन में गूंज रहा था, लेकिन उसने अपने होंठ बंद रखे। इस रहस्यमय आदमी के रहस्यों को स्वयं उजागर करना अधिक रोमांचक होगा। फिर भी ये प्रश्न बना रहा, वह व्यक्ति कौन था जिसके पास ऐसी अनोखी नक्काशी थी? इन विचारों के साथ सेरिया ने अपना काम जारी रखा। उसका हाथ उस आदमी के शरीर को सहला रहा था। अंततः कार्य पूरा हो गया। मैंने तीसरे शकल तक का सारा डिबफ मैजिक डाल दिया है। मैंने एक मैजिक कार्ट्रिज में मैना भी डाल दिया है। अब इसे आजमा कर देखो। इन शब्दों के साथ सेरिया ने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ा दिए, मानो वह सुझाव दे रहा हो कि उसे उस पर अभ्यास करना चाहिए। काले कपड़े पहने आदमी ने धीरे से सिर हिलाया, फिर उस पर जादू का प्रयोग किया। सेरिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह पूरी तरह से बंधी हुई हो। यह बाध्यकारी जादू था। यद्यपि ये केवल तीसरे चक्र का जादू था, फिर भी उसकी विशेषज्ञता को देखते हुए यह अधिकांश चौथे और 5वें चक्र के मंत्रों से बेहतर था। काफी देर तक सेरिया बंधी होने की अनुभूति का आनंद लेती रही, फिर उसने अपनी आंखें खोली। लगता है कि इसे अच्छी तरह से इनपुट किया गया है। ओह, वैसे यह ऐसा ही है। सेरिया ने स्वयं को उस बंधनकारी जादू से मुक्त कर लिया जिसने उसे जकड़ रखा था, और उसी बंधनकारी जादू को उस पर भी डाल दिया। वह झटके से पीछे हट गया। हे, मुखौटे के कारण उनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं हो सकी, लेकिन यह एक अद्भुत दृश्य था। वह सोच रही थी कि यह आदमी नकाब के नीचे कैसा चेहरा बना रहा है। जिज्ञासा बहुत प्रबल थी। आपको ये कैसा लगा?
बहुत शानदार मंत्र है ना? सेरिया उसके पास पहुंची, जो जादू के कारण स्थिर हो गया था। फिर उसके हाथों को उसके सिर के ऊपर इकट्ठा करते हुए उसने और अधिक बांधने वाला जादू जोड़ा, एक जोड़ी हथकड़ी की तरह। ऐसा लगता है कि भुगतान की दूसरी छमाही का समय आ गया है। लेकिन उससे पहले, जैसे ही सेरिया ने अपनी बात जारी रखी, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं? सेरिया ने उस आदमी के मुखौटे पर अपनी उंगली फिराई। हे, मुझे आश्चर्य है कि आप किस तरह का भाव बना रहे हैं। आपका चेहरा कैसा दिख रहा है? मैं वास्तव में जानना चाहता हूं। क्या मैं एक झलक देख सकता हूं? जैसे ही उसने ये कहा और उस आदमी का मुखौटा हटाने की कोशिश की, धमाका, उसके हाथ ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। आह! सीरिया आश्चर्य से हिचकी लेने लगी। अध्याय 82। शायद वह एक टीएल संपादक, राय अनुसूची, 5 सप्ताह बुधवार रविवार चित्र। यहाँ वह सेरिया के ऊपर खड़ा था, उसकी पतली कलाइयां उसकी पकड़ में फंसी हुई थीं। हाँ, कैसे? सेरिया समझ नहीं सका। वह निश्चित थी कि उसका बंधन मंत्र ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से टाला जा सके, विशेषकर ये देखते हुए कि उसने इसमें अपार मात्रा में जादू डाला था। उस आदमी ने अभी भी उसकी नाजुक कलाइयों को पकड़ते हुए अपना मुखौटा वापस उसकी सही जगह पर रख दिया। मुझे माफ करना, मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। सेरिया ने अपनी नजरें फेर ली। उसकी कलाई पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई और उसने उसकी चिड़चिड़ाहट महसूस की। आह आह, ये दर्दनाक था। अभी तक प्रहार प्रहार, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके अंदर यह कौन सी भावना उमड़ रही थी? क्या यह डर था या रोमांच? चूंकि यह अनुभव उसके लिए पहली बार था, इसलिए वह असमंजस में थी। एक बात जो वह निश्चित रूप से जानती थी, वह ये थी कि उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसे अचानक गर्मी महसूस हो रही थी। काले कपड़े पहने आदमी ने एक क्षण के लिए उसकी निगाहें पकड़ लीं। अब तक उसकी आंखें बंद थीं। ये पहली बार था जब सेरिया ने उन्हें सचमुच देखा था। आह! उसकी आंखें गहरी, चमकदार लाल थीं, माणिक्य की तरह। एक प्रकाश स्तंभ जो पर्यवेक्षक को अपनी ओर खींचता था। सुंदर। इससे पहले कि वह इसे रोक पाती, शब्द उसके होठों से फिसल गया। उस क्षण उसके विचार गायब हो गए। उसकी कलाई के आसपास का दर्द, उसकी तेज धड़कन, सब पृष्ठभूमि में फीके पड़ गए। सेरिया ने पाया कि उसकी सांस रुक गई है। हा। होश में आने के बाद सेरिया ने अपनी सांसें स्थिर की। उसने अपनी नजरें नीची कर लीं। उसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। पहली बार उसने अपनी सुरक्षा कम कर दी थी और अपना असली रूप किसी और के सामने प्रकट कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक बिल्कुल नई दुनिया खोज ली हो, एक ऐसी दुनिया जहां उसकी कल्पनाएं वास्तविकता बन गईं। और यह एहसास कि उसे अंततः कोई ऐसा मिल गया है जो उसे समझ सकता है। वह कई पुरुषों से मिल चुकी थी, जिनमें से अधिकांश केवल उसके रूप, एक श्रेष्ठ छात्रा के रूप में उसकी स्थिति, या एक काले जादूगर की बेटी के रूप में उसके वंश के कारण ही उसमें रुचि रखते थे। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था। सेरिया को छोटी उम्र से ही पता था कि उसकी इच्छाएं दूसरों से अलग हैं। जैसे ही ये विचार सेरिया के मन में आए, उस आदमी ने उसकी कलाई छोड़ दी, अपनी कमीज में हाथ डालकर एक छोटी सी वस्तु निकाली। ये जादुई हथकड़ी की कुंजी थी। धमाका! उसने उसे अपने पास रखी मेज पर गिरा दिया और वहां से चलने लगा। मुझे अपनी आवाज सुनने दो, बस एक बार। मैं तुम्हारा चेहरा दिखाने में संकोच समझ सकता हूं। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस तहखाने से बाहर चला गया। चरमराहट! आह! एक क्षण के लिए सेरिया बंद दरवाजे को देखती रही, उसकी आंखों में निराशा के भाव थे। इस हल्की सी उम्मीद पर कायम कि शायद वह आधे खुले दरवाजे से पुनः प्रकट हो जाए। हालांकि वह आदमी वापस नहीं आया। सेरिया ने अपने गाल पर आए एक आंसू को पोंछ दिया। सिसकना, उसकी सुडौल काया, उनकी आकर्षक जबड़े रेखा में स्त्रीत्व और पुरुषत्व का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण, उसकी निगाहों की आग जैसी लाल तीव्रता। वह उसकी छवि को पुनः याद करने लगी, जो उसके हृदय में अंकित हो गई थी। उसके गालों पर आंसू लगातार बहते रहे। इस अवस्था में कितना समय बीत गया। अंत में सेरिया के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान आ गई। मैंने उसे ढूंढ लिया। हाँ, अपने कमरे में वापस आकर मैंने गहरी सांस ली। सेरिया ने अचानक मेरा पर्दाफाश करने के बारे में इतना हंगामा क्यों मचाया? ओह, निश्चय ही थियो सचमुच आकर्षक था, असाधारण रूप से ऐसा। काइरेन जेना क्रॉनिकल्स में, जो सौंदर्यपरक रूप से आकर्षक पात्रों से भरा हुआ था, उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अगर ये जादुई शून्यकरण नहीं होता तो मुझे निश्चित रूप से खोज लिया गया होता। मेरी पहचान उजागर करने से केवल परेशानी ही होगी। एलेनिया अकादमी में 30,000 लोग रहते थे।
मैंने अपने चेहरे का निचला हिस्सा और शरीर का ऊपरी हिस्सा दिखाया था, लेकिन यह एक सहनीय जोखिम था। इस स्तर के संपर्क में आने पर मेरी पहचान का पता लगाना आसान नहीं होगा। स्वूश, मैंने मास्क और अपने चुस्त कपड़े उतार दिए और शोवा में चला गया। दर्पण में मेरे बाईं ओर जादुई कारतूस का प्रतीक अंकित था। जादू के बावजूद इसका स्वरूप अपरिवर्तित रहा। ये पहले जैसा ही था। हे, लेकिन अब से मैं भी जादूगर होने का दावा कर सकता हूँ। निश्चित रूप से मैं एक जादूगर के प्रशिक्षु की तरह था, लेकिन इससे इसकी उपयोगिता कम नहीं हुई। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेट गया, मेरे चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। अगले दिन शुक्रवार को सुबह 9:25 बजे जैसे ही प्रथम अवधि का व्याख्यान शुरू होने वाला था। हीरो विभाग की कक्षा छात्रों की सामान्य बातचीत से गुलजार थी। अरे सैमसन, बेवकूफ! गेंद चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, एक असली मर्द उसे बिना किसी हिचकिचाहट के झेल लेगा। तुम्हारा किसी दयनीय जादूगर की तरह चिल्लाना क्या टिल्डर नाइट डिपार्टमेंट में चर्चा का विषय बन गया है। ये शर्मनाक है। शुक्र है राल्फ ने होम रन मार दिया। वो जेकब वाला तो किसी शैतान की तरह गेंद फेंकता है, समझ रहे हो? मुझे तो ऐसा लगा जैसे आग का गोला मुझ पर फेंका गया हो। वो नाइट डिपार्टमेंट की क्षमता से कहीं आगे है। अभी तो वो हीरो डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा खिलाड़ी हो सकता है, क्या तुम्हें नहीं लगता? क्या आप पास में ही खुले नए हॉट डॉग रेस्टोरेंट में गए हैं? ये शानदार है। बन अच्छे और मजबूत हैं और मांस की भी कोई कमी नहीं है। ओह, सच में? धन्यवाद। मुझे इसे आजमाना होगा टिल्डर। जबकि छात्र हल्के फुल्के मजाक में व्यस्त थे, चरमराहट मारी ने कक्षा में प्रवेश किया। क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं, कृपया टिल्डर? हाँ टिल्डर। हम आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले एक घोषणा करनी है। उत्सुकतावश छात्रों ने एक दूसरे को उत्सुकता भरी नजरों से देखा। मंच पर मारी ने अपना भाषण जारी रखा। अगले हफ्ते 8वें हफ्ते के सोमवार को प्रायोगिक मूल्यांकन का स्थान बदल दिया जाएगा। यह अभ्यास लगभग एक हफ्ते तक चलने की उम्मीद है, इसलिए सभी के हित में यही होगा कि वे इसके अनुसार तैयारी करें। क्या? कुछ ही देर में कक्षा में शोरगुल और अराजकता फैल गई। ठीक तभी चरमराहट रोक ने कक्षा में प्रवेश किया। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर मारी की घोषणा ने आपके मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं इन सवालों के जवाब देने के लिए उपलब्ध हूँ। अगर आपके पास पूछने के लिए कुछ है तो अपना हाथ उठाएं। जैसा कि अनुमान था, किसी भी छात्र ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। एलेनिया अकादमी के भीतर एक आवासीय क्षेत्र में 7 व्यक्ति एक कमरे में एक मेज के चारों ओर इकट्ठे हुए। कैप्टन मेलन की ओर से अभी तक कोई खबर नहीं। मेज पर बैठे आदमी ने पूछा। हाँ, मुझे एक संदेश मिला है, लेकिन हमें इंतजार करने को कहा गया है। एक अन्य व्यक्ति ने विचारमग्न होकर अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए जवाब दिया। यह अजीब है। कप्तान आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन हीरो विभाग के कार्यक्रम में बदलाव होने पर उसका स्टैंड बाय पर रहना अजीब है। मेज के शीर्ष पर बैठे आदमी के चेहरे पर उदासी छा गई। टैप 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 टैप। उसकी उंगलियां मेज पर टकरा रही थीं। बाकी लोग चुपचाप उसकी बेचैनी को देखते रहे। थोड़ी को हाथ पर टिकाए वह गहन चिंतन में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। अंततः उन्होंने चुप्पी तोड़ी। आइए हम मामले को अपने हाथ में ले लें। बाकी 6 लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हम सब जानते हैं। धिक्कार है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, है ना? अभी हमारे मिशन को पूरा करने का सबसे अच्छा समय है। ऐसे मौके पर स्टैंड बाय पर रहना बेतुका है। टकराना। मुखिया व्यक्ति ने मेज पर अपनी मुट्ठी पटक दी। अचानक हुए इस विस्फोट से अन्य लोग चौंक गए, उनकी नजरें उस पर टिक गईं। हालांकि किसी ने भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मुखिया आदमी ने घुराघुराहट की। बिल्कुल, हम सब यहाँ बराबर हैं, है ना? ठीक है, जो लोग रुचि नहीं रखते वे जा सकते हैं, लेकिन बाद में जुड़ने की उम्मीद मत रखना। मैं शायद इतना माफ न करूं। जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, इसलिए सिर्फ वही लोग रहें जो हिस्सा लेना चाहते हैं। ये कहकर वह दूसरों की ओर मुड़ा। मैं भी शामिल, मैं भी। एक एक करके उन्होंने अपनी भागीदारी की घोषणा की। अंततः कमरे में मौजूद सभी लोग इसमें शामिल होने के लिए सहमत हो गए। उस आदमी के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान छा गई। हे टिल्डर, अच्छा, अगर हम ये पहले कर लेते तो बेहतर होता, है ना? खैर, चलो अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, हीरो विभाग के प्रथम वर्ष के छात्र अगले सोमवार को चालोन के पास फॉस्पाटिल दर्रे के लिए रवाना होने वाले हैं। वे पहरे पर होंगे, इसलिए उस समय हमला करना बेवकूफ़ी होगी।
इसलिए मेरी योजना है और इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी। ये नताशा है। मुझे उनका ठिकाना मिल गया है। ये जानकारी छात्र थियो से मिली जानकारी से मेल खाती है। इसके अलावा मैं उनकी बातचीत के कुछ हिस्से भी चुपके से सुन पाई हूँ। उस घर से थोड़ी दूरी पर जहां 7 व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, नताशा नाम की एक महिला ने अपने हाथ में पकड़े एक संचार क्रिस्टल में फुसफुसाते हुए कहा। क्रिस्टल से एक गहरी पुरुष आवाज गूंजी। क्या आगे कोई हलचल है? अभी तक कुछ नहीं, रोक। क्या आप निगरानी जारी रख सकते हैं? मुश्किल है। उनके ठिकाने के चारों ओर एक जादुई अवरोध है। समझ गया। उस इलाके से निकल जाओ और तुरंत वापस आ जाओ। हाँ, रोक। रोक के निर्देशों का पालन करते हुए नताशा जल्दी से पीछे हट गई। जब वह वापस लौटने की तैयारी कर रही थी तो उसके मन में एक विचार आया। वह एक बार फिर संचार क्रिस्टल में बोली, रोक, कुछ ऐसा है जो मुझे कुतर रहा है। प्रतिक्रिया त्वरित थी। यह क्या है? छात्र नहीं, थियो लिन वाल्डेक। केवल छात्रों का उपयोग करके उन्हें पकड़ने और उनके ठिकानों का पता लगाने की उनकी क्षमता। एक साधारण छात्र होने के लिए बहुत सारी विशिष्टताएं हैं। इस बार जवाब देने में कुछ समय लगा। थोड़ी देर बाद वह आवाज फिर गूंजी। मुझे भी यकीन नहीं है। क्षमा, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं। हालांकि ये कहना सही होगा कि वह एक भाग्यशाली व्यक्ति है। ज्यादा मत खोदो। समझ गया, रोक। सिर हिलाकर नताशा ने बातचीत समाप्त कर दी। 2/5 चैप्टी का आनंद लें। यहाँ क्लिक करें।